हेलो 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 भाई। हैप्पी न्यू ईयर मेरे अंडरपंडस, कैसे हैं आप सभी लोग? और बोलो भाई, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम राजवंत सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए साल में, जहां पर हमें नए चैप्टर ऑसिलेशंस में स्टार्ट करना है। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही चैप्टर बचे हुए हैं 11वीं के। इसके बाद आपकी 11वीं पूरी खत्म हो जाएगी। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर भाई, हैप्पी न्यू ईयर। किसने क्या क्या किया पहले ये बताओ भाई, किस किसने क्या क्या किया? कई लोगों की फैमिली होती है ना भाई, न्यू ईयर पे पार्टी वार्टी करते हैं। जल्दी से बताइए किन किन लोगों ने पार्टी करा न्यू ईयर पे, थम्स अप। जल्दी से देखा जाए। हाँ, कुछ लोगों के थम्स अप आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर भाई, हैप्पी न्यू ईयर। बहुत सही यार, लव यू बेटा, लव यू बेटा, लव यू ऑल, ठीक है। किस किस ने पार्टी करा है? पढ़ाई, बहुत सही, ये हुई ना बात, ठीक है। बैकलॉग बेटा देख लियो, तुम्हारा बैकलॉग तुम्हारा नया साल खा गया, ठीक है। सर आराम किया, वेरी गुड तुषार, वेरी गुड, ठीक है। टेस्ट की प्रिपरेशन, टाइम वेस्ट, वेस्ट की स्पेलिंग देखो बच्चे की, ठीक है। टाइम वेस्ट, बेटा तूने सही में टाइम वेस्ट किया है, बचपन से लेके आज तक अंग्रेजी की क्लास में सही में वेस्ट किया है, ठीक है। क्या प्रूफ दिया? टाइम वेस्ट, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, और क्या किया? आराम, नो पार्टी, टेस्ट प्रिपरेशन, ठीक है। पढ़ाई, आराम, बीमार था, वेरी गुड ठीक है। हाँ, और मैगी। न्यू ईयर पे 24 घंटा तुम मैगी खाया है बेटा? नीचे से भी मैगी नहीं निकलेगी फिर ठीक है। हाँ चले, हो गया नया साल। मैं आप सभी के लिए उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे अच्छे कॉलेज में जाएं फिर नए साल के लिए, ठीक है। अच्छा, किन 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 लोगों ने अभी से प्लान बना रखा है कि भाई न्यू ईयर तो गोवा में बनाएंगे, ठीक है। बड़े हो जाए बस, थोड़ा सा कमा लें और न्यू ईयर तो गोवा में बनाएंगे। जरा थम्स अप करना, जरा देखें, क्योंकि इंजीनियर हो तो भैया इंजीनियर की डेस्टिनेशन वहीं जाके खत्म होती है, पता नहीं ऐसा क्या है, ठीक है। लेकिन किस किस ने सोचा है, थम्स अप करके बताइए, ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। किस किस ने सोचा है अभी से? हाँ, बहुत सही हाँ, देखो 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 देखो, तैयार है अभी से। हाँ, आईआईटी निकले या ना निकले भैया, हम तो जाएंगे, ठीक है। हाँ, बहुत सही, प्लान पक्का है, ठीक है। बेटा आईआईटी से आईआईटी क्रैक करना तब भी आसान है एज कंपेयर टू गोवा जाना, ठीक है। क्योंकि साल में एक बार, जैसे आईआईटी तो साल में 3 या 4 बार हो रहा है, गोवा एक ही बार जाया जाता है ठीक है। और उसकी प्रिपरेशन आप चाहे जितना कर लो ना हो पाएगा, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे, सबके सपने टूटेंगे। तो मैं बस आपसे लोगों के लिए यही प्रार्थना कर सकता हूं कि आप अच्छे कॉलेज में जाएं, ठीक है। और जो भी आपके दोस्त बने वो उस प्लान को खराब ना कर पाए, ठीक है। स्टार्टिंग में जब प्लान बनता है तो सारे लोग कहते हैं हाँ भाई, हाँ भाई, ठीक है। फिर जब घर पे बताने की बात होती है तो 6 में से 2 ही बचे, क्योंकि 4 के पापा ने कान ऐंठ दिए होते हैं, ठीक है। और फिर 2 बचते हैं, 2 कहते हैं हम क्या करेंगे, तो वो 2 में से एक जब ट्रेन तक पहुंचते हैं दोनों, तब तक फिर कुछ ना कुछ सामान चोरी हो जाता है, फिर वापस आ जाते हैं, तो ऐसे ही खत्म होता है ठीक है। तो मैं आप सभी को बोलूंगा कि आप अच्छे कॉलेज में जाइए और अच्छे दोस्तों के साथ ट्रिप व्रिप बनाइएगा, ठीक है। एंजॉय करिएगा अपनी लाइफ को, ठीक है। हाँ, कुछ लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ओके। तो जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तब तो बेटा आप सिर्फ पढ़ाई करिए ठीक है। हाँ, और देश संभालिए। जो अगर आप देश अच्छे से संभालेंगे तो हम थोड़ा सा एंजॉय कर पाएंगे, तो आप अच्छे से संभालिएगा देश, और हम नीचे से थोड़ा सा अपना कबाड़पंथी फैलाते रहेंगे, ओके। हाँ यार, सर मैं गोवा में एडमिशन लूंगा एम देखो इस बच्चे का, ये होता है दूरदर्शी, ये होता है दूरदर्शी, क्योंकि उसको पता है गोवा तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, पापा मम्मी अलाउ नहीं करेंगे, तो क्यों ना गोवा में ही एडमिशन ले लिया जाए, है ना। गोवा में ही एडमिशन ले लिया जाए, बेटा ठेला खोलेगा तो बाद में, ठीक है हाँ, गोवा में जाके एडमिशन लेगा। हाँ, ओके, यस। तो चलो, ये भी हम लोग आपके लिए ये प्रार्थना कर लेते हैं कि चलो आपको गोवा में एडमिशन मिल जाए, ठीक है। गोवा में जाके एडमिशन ले लीजिएगा, एंजॉय करिएगा अपना आने वाले 2-3 साल, और बस वेट कर लीजिए, 2-3 साल आप बस वेट कर लीजिए, उसके बाद तो एंजॉयमेंट ही एंजॉयमेंट है, ठीक है। क्योंकि आपको तो काम मिलेगा नहीं ठीक है। तो दूसरों के पैसों पे तो एंजॉयमेंट ही होता है, अपने पैसे पे तो सेविंग करना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है, टेंशन होता है, तो एंजॉयमेंट ही एंजॉयमेंट है। बहुत सही, ठीक है, बहुत सही। और मैं आप सभी को बोलूंगा बेटा, कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज
अपनी फैमिली को भी और अपने को भी थोड़ा सा स्वस्थ रखिएगा, ठीक है। और इस देश में वैसी हालत दोबारा ना आए जैसी सेकंड वेव में आई थी, ठीक है। तो आप सभी लोग प्लीज, हाँ बेटा मैंने वैक्सीनेशन लगवा रखा है, ठीक है, दोनों डोज मेरे कंप्लीट है, ओके। आप सभी लोग अपना वैक्सीनेशन करवा लीजिए, ठीक है, और सेफ रहिए, ठीक है। घूमना फिरना तो होता रहेगा जब आप जिंदा रहेंगे है ना। हाँ तो प्लीज अपने आप को बचा के रखिएगा, ओके। हाँ एक बच्चा कह रहा आई एम इन गोवा, हम कैसे मान ले बे, ठीक है, पता लगे गांव में हो और गोवा बोल रहे हो, हैं। हाँ चलो भाई तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं ऑसिलेशंस वाला पार्ट, ठीक है। और ये वाला पार्ट काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। केमिस्ट्री में अभी आपकी थर्मोडायनेमिक्स शायद चल रही होगी, ठीक है, बात हम जब करना, ठीक है। हाँ वैक्सीनेटेड, वेरी गुड। हाँ गोवा वो शायद गांव बोलना चाहता होगा, ए थोड़ा बाद में लगा दिया उसने ठीक है, गांव GAO वहां पे होंगे, ठीक है। अब इज्जत पाने के लिए ओ आगे लगा दिए कि हम गोवा में हैं ठीक है। केमिस्ट्री में भी चल रहा है, और वहां पर केमिस्ट्री में जो चल रहा होगा, अब इंट्रोपी बहुत बवाल चीजें हो रही होंगी, हम लोग निकल लिए, हमारा थोड़ा सा आसान टाइप का होता है, ठीक है। अब हम लोग जिस चीज में जाने वाले हैं दैट इज ऑसिलेशन एंड SHM। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है, बट बात यह है कि अब आपको थोड़ी बहुत मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए, ठीक है। साइनोसाइडल फंक्शंस, इनके ग्राफ्स एंड ऑल सारी चीजें आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन, जो हमारे पास इसको ऑसिलेशन चैप्टर बोलते हैं, वैसे तो हम लोग जो जेई के लिए करते हैं हम लोग सिंपल SHM बोलते हैं, SHM एंड वेव्स। तो वेव्स वाला चैप्टर भी अभी हमारे पास एक बचा है थोड़ा सा, ठीक है। हाँ और हम लोग बिल्कुल मस्त टाइम पे चल रहे हैं, मजेदार, बहुत सही, बच्चों ने अच्छी स्पीड पकड़ रखी है। अच्छा क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आप सभी लोग मेरे को एक बार ये बताइए कि आपके फाइनल एग्जाम्स कब से, ठीक है। फाइनल एग्जाम्स आप सभी लोगों के कब से, मतलब अब डेट मत लिखना, फरवरी स्टार्टिंग, फरवरी मिड, फरवरी एंड, ऐसे लिखना, ठीक है, जिससे मेरे को पता लग जाए मेजॉरिटी बच्चों के हमारे पास एग्जाम्स फाइनल कब तक है, कब से है। अबे डेट मत लिखो बे, फेब एंड मार्च, पता नहीं, बहुत सही, ठीक है, कल ही होगा बेटा तेरा पेपर ठीक है। हाँ पता नहीं, जनवरी एंड, फरवरी एंड, मिड फेब, हाँ बहुत ही कम बच्चों के, हाँ फेब एंड, फेब मिड, फेब स्टार्ट, फेब एंड, मतलब जनरली ओके 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 ओके। तो जनरली हम लोग अभी अपने प्लान के हिसाब से सही है, आपको रिवीजन के लिए अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा, क्योंकि हम लोगों का जो लेक्चर प्लान के हिसाब से अगर हम लोग देखें, तो अगर हम लोग लेक्चर प्लान के हिसाब से चलते हैं तो जनवरी लास्ट 28 या 29 को आसपास हमारा लेक्चर प्लान पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास इनफ टाइम मिलेगा प्रॉपर रिविजन्स के लिए, प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और मैंने आपको क्या बोला था कि आपके शॉर्ट नोट्स तैयार होने चाहिए अगले साल के लिए, अगले साल के लिए, ठीक है, क्योंकि आपके स्कूल में जो भी एग्जाम में आएगा वो आपके क्लास की कॉपीज को आपको देखना होगा, जो वहां पे टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं उनको आपको अपने यहां वाले नोट से मैच करके अच्छे से डेप्थ में समझ लेना है। उनके जितने भी क्वेश्चन करवाए गए हैं, भले ही वो आपको लगे कि यूजलेस है, लेकिन आपको सभी को, ठीक है, मेजॉरिटी सभी का फेब में ही स्टार्ट है, ठीक है, कुछ का फेब एंड है, लेकिन मैं ये मान सकता हूं, ठीक है, हाँ मैं ये मान सकता हूं कि हमारा सिलेबस ऑन टाइम आपके लिए कवर हो जाएगा, तो आपको ये चीज घबराने की जरूरत नहीं है। वी आर गोइंग विद वेरी गुड स्पीड, ठीक है। और जब हम लोग कंप्लीट कर जाएंगे तो मैंने आपको एज अ प्रॉमिस किया हुआ था ना, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन जो रुके हुए हैं, क्योंकि अभी वर्कलोड ज्यादा है, ठीक है, तो मैं उसको आपको डिलीवर करता रहूंगा, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, बीच बीच में वो आते रहेंगे, ठीक है, ओके। हाँ तो शॉर्ट नोट्स बना के रखिएगा, क्योंकि ये चीज जो सेकेंड पार्ट है दैट इज गोइंग टू डिसाइड योर नेक्स्ट 12th क्लास में फास्ट रिवीजन आप कितना कर पाते हैं, वो यहां से डिसाइड होगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप जल्दी से अपने सेपरेट आउट कर लीजिएगा, ठीक है। स्कूल कॉपी नहीं बनाई है बेटा, प्लीज आप स्कूल के लिए, अगर जिनका डमी है उनके बारे में तो मैं बात नहीं कर रहा, उनका तो मेरे को कंसेप्ट नहीं समझ आता कैसे पास होंगे, लेकिन जिनका भी स्कूल है, ठीक है, आप अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट खो के आप प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, मान लीजिए मेरी बात, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि आप एक घर पे अच्छे माहौल में पढ़ें, उसका मेन रीजन है कि पेरेंट्स को यह लगना चाहिए कि आपकी पढ़ाई की डायरेक्शन सही है। कई बार 11वीं को क्या होता है कि कई पेरेंट्स का इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का एक्सपोजर होता है और कई पेरेंट्स का नहीं भी होता है, ठीक है।
जिनका एक्सपोजर होता है वो थोड़ा बहुत ये समझ लेते हैं कि हाँ चलो ठीक है, थोड़ा सा टफ होता है, 11वीं टफ पड़ती है, टॉपिक्स होते हैं ऐसे टफ जहां पे मार्क्स नहीं आते। लेकिन जिन पेरेंट्स का इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं होता है तो उनको ये लगता है कि यार बच्चा 10वीं में तो 80-90% ला रहा था, अब 60-70% पे कैसे आ गया, इतना फॉल कैसे हो गया। तो उनको वो चीज नहीं समझ आती क्योंकि उन्होंने वो एक्सपोजर नहीं देखा और वो कंपटीशन नहीं देखा। और जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के पेरेंट्स होते हैं उन्होंने अपने टाइम का कंपटीशन और आज के टाइम के कंपटीशन में जमीन आसमान का डिफरेंस हो चुका है, वो उस चीज को भी नहीं पकड़ पाते। तो आपको अपने पेरेंट्स को ट्रस्ट दिलाने के लिए आपको स्कूल में अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, जिससे आपको एक सपोर्ट रहेगा कि प्लस माइनस कभी भी अगर आपका होगा तो वो सपोर्टिव रहेंगे। अदरवाइज अगर आपके 11वीं में मार्क्स कम है तो पेरेंट्स का आप 10-12 दिन उनसे लड़ाई करोगे, आप उनको समझाते समझाते थक जाओगे कि मैंने मेहनत करी है और मार्क्स नहीं आए क्योंकि ये टफ था। ठीक है, 11वीं थोड़ी सी टफ पड़ती है एज कंपेयर टू 10वीं, तो उतने मार्क्स आप एक्सपेक्ट ना करें, तो ये आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पाएंगे। तो आपको वो 10-12 दिन आपका दिमाग खराब रहेगा और पढ़ाई से आपका मोटिवेशन डाउन होगा। तो सबसे पहली चीज मैं आप सभी को बोलूंगा कि आप अपने स्कूल के एग्जाम्स को बहुत अच्छे से दीजिएगा, जिससे आपका पेरेंट्स को ये लगे कि हाँ चलो बच्चा अच्छी तैयारी से कर रहा है। और आपके अंदर ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ यार मेरे को स्कूल्स को अच्छा रखना है और कंपटीशन फोड़ना है। ठीक है, अगर आप स्कूल में अच्छा नहीं करोगे तो पेरेंट्स का ट्रस्ट नहीं रहेगा, वो आपकी पढ़ाई हैम्पर भी हो सकती है वहां पे, तो आप ही का लॉस होगा। ओके, हाँ ओके, चला जाए आगे। हाँ अरे भैया, हाँ दूसरा बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हैं, आपको मार्क्स स्कोर करने हैं स्कूल के अच्छे से। अदरवाइज आपके घर वाले आपको ना शक की नजरों से देखेंगे और आप उनको प्रूव करने के चक्कर में पढ़ाई करोगे तो आपका गोल डिविएट हो गया। आप अपने आप को इंप्रूव करने के लिए नहीं, उनको प्रूव करने के लिए पढ़ाई करोगे, तो फायदा नहीं है उस चीज में, उससे रैंक नहीं निकलता। जब आप खुद के एनालिसिस से, खुद के सपोर्ट से, खुद की आगे बढ़ने की कोशिश से अगर आप बढ़ते हो तभी आपका फायदा होता है। ठीक है, 11th बर्बाद वो तो होनी थी क्योंकि आपने करी है। ठीक है, 12th कंपैरेटिवली फिजिक्स की बहुत आसान 11th के कंपैरिजन में और काफी फ्लो वाली है। ठीक है, आपको मजा आएगा। ओके, हाँ वेस्ट बंगाल में स्कूल क्लोज है तो क्या हुआ, स्कूल क्लोज है तो आप पढ़ाई तो करोगे ना। ठीक है, हाँ जो डमी स्कूल है ऐसे मुंह बना रहे हैं ना, बेटा डमी स्कूल है, बेटा डमी ना पुतले जलाए जाते हैं बाद में। ठीक है, तो घर वाले वेट करो, अभी तो तुम डमी स्कूल में पढ़ रहे हो, फिर डमी स्टूडेंट हो गए, फिर मार्क्स नहीं आए तो क्या करा जाता है पुतले का, आपको पता है ना, वही होएगा। तो डमी स्कूल कर रहे हो ना जो, अभी पता लगेगा बेटा। ठीक है, 12th अच्छी है, जिन्होंने 11th का अगर मैं कहता हूं 60-70% भी होल्ड कर रखा है, 12th वो बहुत अच्छे से संभाल ले जाएंगे, बहुत अच्छे से संभाल ले जाएंगे। ठीक है, यस 12th आसान है। ओके, 10th आपने अगर थोड़ी सी भी पढ़ी थी तो लाइट आपने पढ़ा था तो आपको बेस क्लियर होता है। ठीक है, आपने लाइट थोड़ी सी बोर्ड्स के चक्कर में थोड़ी सी सीरियस पढ़ी होगी, लाइट पढ़ा होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा, मैग्नेटिक्स पढ़ा होगा, और 11th में अगर आपने वेक्टर्स भी संभाल रखा है तो आपको 12th बहुत आसान रहेगी और आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, हाँ ओके, हाँ चले, हाँ डमी स्कूल, बेटा डमी ना, अभी रुक जा, तुम्हारे पापा तुम्हारे जैसा ना पुतला तो खरीदेंगे नहीं क्योंकि पैसा तो सारा लगा दिया पढ़ाई में, तो अब उनको पुतला जलाना होगा तो तुम्हें ही जलाएंगे पकड़ के। ठीक है, आइए अब बात करते हैं ऑसिलेशंस एंड सिंपल SHM। आधे बच्चे कहते थे SHM क्या होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। ध्यान से सुनना, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, पहले बेस क्लियर करना है। आज हम लोग बेस की बातें करेंगे, छोटी छोटी चीजों के बारे में बात करेंगे। ध्यान से सुनना, चैटिंग रोक लो। ठीक है, ये चैप्टर बच्चों को बहुत डरावना भी लगता है क्योंकि 12वीं में एंटर करने से पहले आखिरी वाले चैप्टर अंधेरे में जाते हैं, तो ये डरावना भी लगता है लेकिन बिल्कुल नहीं है। अगर आप बेसिक से करेंगे तो आपको मजा आएगा इस चैप्टर में। ठीक है, और एग्जाम का वेटेज भी अच्छा रखता है। अब जरा समझना, एक होता है पीरियोडिक मोशन और एक होता है नॉन पीरियोडिक मोशन। ठीक है, नाम से पता लग रहा है पीरियोडिक मोशन वो मोशंस होते हैं जो हर एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल सन के अबाउट अर्थ घूमती है, आपको पता है हर 365 दिन के बाद वो वापस आ जाती है। फालतू का 6 घंटे का मत नौटंक करो। ठीक है, 365 दिन के बाद, 1 ईयर के बाद वो बार बार हमारे पास घूम रही। तो ऐसे मोशन, जब आप अपने पंखे को चला देते हैं तो पंखा फुल स्पीड पे चल रहा होता है, तो हर चक्कर एक पर्टिकुलर टाइम में काट रहा होता है। तो पीरियोडिक मोशन आपको यहां पर समझने हैं। ठीक है, पीरियोडिक मोशन दोज मोशंस
अब ये नहीं लूज मोशन, अरे ठीक है सर सर्दी लग गया लूज मोशन हो रहा, ठीक है। पीरियोडिक मोशन दोज मोशन विच रिपीट आफ्टर a fixed interval of time, which repeat after a fixed interval of time, वो होते हैं हमारे पास पीरियोडिक मोशन। नाम से पता लग रहा है, ठीक है। हाँ साइन और कॉस ग्राफ, रुक जाओ भैया, भगो मत आगे, हाँ ठीक है। दोज मोशन विच रिपीट आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, दोज आर कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। एग्जाम्पल में मैं लिख देता हूं, ठीक है। बच्चों को यही चीजें समझ आती है, इसके बाद कुछ नहीं समझ आता है ठीक है। एग्जाम्पल, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड सन, ठीक है। ये एक पीरियोडिक मोशन है क्योंकि हर पर्टिकुलर टाइम के बाद ये मोशन को रिपीट कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन, ठीक है। अब हमारे पास यहां पे मैं इसको कालिक पोत देता हूं, ठीक है। और ये कालिक में लिख के लाता हूं, फिर पोतता क्यों हूं, क्योंकि आपको याद रहे कि एक दिन आने वाला है, ठीक है, जो आपके मुंह पे भी ऐसी चलेगा, ठीक है, तो उससे आप डरो भी। पीरियोडिक मोशन अब हमारे पास ऐसे हो सकते हैं, एक होता है ऑसिलेशंस, ठीक है, एक होता है ऑसिलेशंस और एक होता है वाइब्रेशंस, ठीक है। एक होता है हमारे पास वाइब्रेशंस, ठीक है। जो हमें ध्यान रखना है, ऑसिलेशंस मतलब जैसे मान लो कि हमारे पास, ठीक है, हमारे पास सन के अबाउट जो चक्कर काट रहा है, दैट इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, कहीं पर भी पार्टिकल रुक नहीं रहा है ना। सन के अबाउट चले जा रही है, कितने साल से चले जा रही है हमें नहीं पता, लेकिन चले जा रही है ना। अब हमें जो कंसीडर करना है, दैट इज टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मींस पेंडुलम जैसे। हमारे पास अगर एक पेंडुलम को आइडियल कंडीशन में रखूं, ठीक है, तो इधर ले जाके छोड़ोगे तो ये ऐसे जाएगा इधर तक, फिर ऐसे आएगा इधर तक, फिर ऐसे जाएगा इधर तक, फिर ऐसे जाएगा। ये बार बार ये रिपीट कर रहा है और इसका अगर टाइम पीरियड फिक्स है तो ये एक पीरियोडिक मोशन है। क्यों? क्योंकि ये बार बार अपने रास्ते को हर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट कर रहा है, तो इट्स अ पीरियोडिक मोशन, ठीक है। तो ऑसिलेशन हमारे पास क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन। यहां से लिखो बेटा, हमारे पास ऑसिलेशन इज टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ पॉइंट, अबाउट मीन पोजीशन, या फिर अबाउट अ पॉइंट, अभी लिखो अबाउट अ पॉइंट इज कॉल्ड ऑसिलेशन, इज कॉल्ड ऑसिलेशन, ठीक है। टू एंड फ्रो मतलब समझ रहे हो आप? जैसे मान लो कि मेरे पास एक पेंडुलम है, ठीक है, और मैंने इस पेंडुलम को ले जाके यहां पे किसी एंगल पे छोड़ दिया, और जैसे ही मैं इसको यहां पे छोड़ूंगा तो ये पेंडुलम से यहां से पार्टिकल यहां आएगा, रुकेगा नहीं, और फिर यहां पर जाएगा, फिर यहां पर आएगा, और फिर यहां पर जाएगा। ये इस तरीके से चलेगा, ठीक है। तो यहां पर भी एक एक्सट्रीम पोजीशन, यहां पर भी, यहां पर वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी एक्सट्रीम पोजीशन पर, यहां पर वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी, ये जाके रुकेगा, ठीक है। और इस पोजीशन को अभी मैं बताऊंगा क्यों मैं मीन पोजीशन बोलूंगा। टू एंड फ्रो मींस एक बार इधर गया, एक बार इधर गया, एक बार इधर गया, एक बार इधर गया। तो ये टू एंड फ्रो मोशन, ये जो हमारे पास टू एंड फ्रो मोशन है, दिस इज टू एंड फ्रो मोशन अबाउट ए पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेशन। ये होता है हमारे पास ऑसिलेशन, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेशन, ठीक है। सर और कोई एग्जांपल? जैसे हमारे पास मान लो मेरे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, एक स्प्रिंग है, और m मास के ब्लॉक को मैंने इससे कनेक्ट करा, और इस पॉइंट से मैं इसको खींच के छोड़ देता हूं। अब मेरे को, अब आप सोच के बताएंगे, ठीक है, अगर मैं इसको खींच के यहां पर ऐसे छोड़ देता हूं, मान लो किसी पोजीशन पे ले गया ऐसे, और हम लोगों ने रिलीज कर दिया, तो क्या ये ब्लॉक यहां से यहीं पर आएगा या अंदर जाएगा? सोच के बताइए, सोच के बताइए। हमारे पास यहां पर अगर मैं इस ब्लॉक को खींच के यहां पर लाके अचानक छोड़ देता हूं,
तो तो क्या ये यहां से यहां आएगा या फिर यहां से आने के बाद अंदर चला जाएगा? सोच के बताइए। अंदर जाएगा। क्यों? क्योंकि जरा यहां पर समझना कि हमारे पास स्प्रिंग का फोर्स इधर है, स्प्रिंग वर्क डन करेगा तो काइनेटिक एनर्जी यहां तक आते आते कुछ काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा और इसके बाद जैसे ही कंप्रेशन स्टार्ट होगा, ध्यान से सुनना बेटा, इसके बाद जैसे ही हमारे पास कंप्रेशन स्टार्ट होगा, ये इसका मीन पोजीशन है। ठीक है, हमारे पास ये स्प्रिंग कंप्रेस होगा ऐसे। जैसे ही कंप्रेशन स्टार्ट होगा तो हमारे पास ये वाली जो वेलोसिटी थी, इधर की जो वेलोसिटी थी, स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा तो ये इसकी स्पीड कम करता रहेगा और जाके फाइनली 0 होगा। फिर स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर हो गई, ये फिर धक्का देगा, ये बार बार इस पोजीशन के अबाउट, ये यहां से यहां जाएगा, फिर यहां से यहां जाएगा, अबाउट दिस पोजीशन। तो इसको हम लोग कहते हैं ऑसिलेशन। मींस एक बार, और टू एंड फ्रो में हमारे पास याद रखना कि पार्टिकल विल स्टॉप, पार्टिकल विल स्टॉप, पार्टिकल रुकेगा, दैट इज अ टू एंड फ्रो मोशन। एनी डाउट? हाँ या ना? हाँ, कुछ बच्चे लीनियर एसएचएम का नाम ले रहे हैं, बहुत सही। ठीक है, मीन पोजीशन स्टेबल पोजीशन होगी। वेरी गुड यार, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ हाँ भाई, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ या भाई ला, वेरी गुड। हाँ, मैकेनिक्स याद आ गया, वेरी गुड। हाँ, आना भी चाहिए। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स तो पढ़ा नहीं रहा हूं, तो अच्छी बात है, मैकेनिक्स याद आ गई। ठीक है, ये आया। ऑसिलेशन में टू एंड फ्रो मोशन है अबाउट अ पॉइंट, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेशन। तो सर वाइब्रेशन क्या हुआ? हमारे पास अगर कोई चीज बहुत रैपिडली हो रही है, टाइम पीरियड बहुत कम है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, दिस इज ऑसिलेशन ओनली ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, ऑसिलेशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड हमारे पास वाइब्रेशन। जैसे आप टेबल पे वो स्टील का स्केल लगा के भड़बड़ भड़बड़ करते थे, मजा आता था। ठीक है, तो अगर आप उसको वाइब्रेट करते हो, वो बहुत तेजी होता है, आप कहते हो वाइब्रेट कर रहा, ऑसिलेट नहीं कर रहा। अगर वो धीरे धीरे जाता है, आप कहते हो ऑसिलेशन। तो बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस हमारे पास सिर्फ टाइम पीरियड का है। अगर ऑसिलेशन की अगर आप बात करोगे तो यहां पे मैं कह सकता हूं फ्रीक्वेंसी इसकी लो होती है और इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। बहुत जल्दी जल्दी होएगा तो वो हमारे लिए वाइब्रेशन कहलाया जाएगा, और अगर धीरे धीरे हो रहा है तो वो हमारे लिए ऑसिलेशन कहलाया जाएगा। हाँ या ना? ठीक है, हाउ लेस इज द टाइम पीरियड से मतलब नहीं है हमारे पास। हाउ लेस इज द टाइम, कोई ऐसी लिमिट नहीं है। ठीक है, कोई ऐसी लिमिट नहीं है। इन दोनों में डिफरेंस मींस ऑसिलेशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उनको हम लोग वाइब्रेशंस बोलने लगते हैं, होता तो वो भी ऑसिलेशन ही है। और हमारे पास अगर टू एंड फ्रो मोशन ऑफ लो फ्रीक्वेंसी है, उनको हम लोग ऑसिलेशन कहते हैं। एनी डाउट? हाँ, गिटार कह सकते हो। ठीक है, गिटार को जब आप प्लग करते हो तो वहां पे वाइब्रेशंस होती है, वो वाइब्रेशंस कहलाते हैं, है ना? ठीक है, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है। एनी डाउट? देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो लिमिट। ओके, एनी डाउट? बहुत सही। अब जरा ये समझना, हमारे पास जो ये ऑसिलेशंस था, ठीक है, अब हमारे चैप्टर में नाम ऑसिलेशंस है। ठीक है, ऑसिलेशंस के अंदर हमारे पास एक केस होता है, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ध्यान से सुनना, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, all oscillations are not simple harmonic motion, but all simple harmonic motions are oscillation। ध्यान से सुनो, डिफरेंस क्या है। ठीक है, हमारे पास जैसे एक पेंडुलम है। ठीक है, जैसे एक पेंडुलम है। ठीक है, आपने इस पेंडुलम को उठाकर यहां से 30 डिग्री कर दिया। ठीक है, ऐसे 30 डिग्री पर ले जाके छोड़ दिया, और जैसे आप छोड़ोगे तो क्या होगा? ये इधर भागेगा, वेलोसिटी बन जाएगी, फिर ये इधर जाएगा, रुकेगा, फिर इधर से बैक, फिर ये हम बैक, ले हमसे पंगा लोगे, फिर ये इधर से इधर आएगा, फिर ये इधर से इधर जाएगा। तो ये एक ऑसिलेशन है। ठीक है, ये एक, सर व्हाट इज हार्मोनिक मोशन, पहले ये तो बताइए। आ रहा हूं। ठीक है, ये हमारे पास ये एक ऑसिलेशन है। ठीक है, हमारे पास ऑसिलेशन, इधर से इधर, इधर से इधर। यहां पे v की वैल्यू 0 थी, यहां पर भी ये 30 डिग्री तक जाएगा। मैं मान के चल रहा हूं कोई एयर वेयर कुछ नहीं है, यहां पर भी v की वैल्यू 0 है।
ये भी एक ऑसिलेशन है, टू एंड फ्रो होएगा, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन, ये ऑसिलेशन है। ठीक है, ये एक ऑसिलेशन है, ठीक है। लेकिन हमारे पास अगर मैं इसका एंगल कम कर दूं, बहुत छोटे एंगल की बात करूं, मैं यही चीज कराता लेकिन स्मॉल एंगल के लिए कराता, ठीक है, स्मॉल एंगल, थोड़ा सा एंगल ले जाओगे, थोड़ा सा एंगल। अब कई लोगों ने, आप लोगों का तो स्कूल ही बंद है, ठीक है, हाँ, आप लोगों ने स्कूल ही आप लोगों का बंद है, तो आपको याद होगा अगर पेंडुलम वाला जब आप टाइम पीरियड निकालते थे तो आधे बच्चे, टीचर ने दिया टाइम पीरियड निकालना, आधे बच्चे ने पेंडुलम लिया, पहले तो ऐसे घुमा रहा, टीचर ने पकड़ के कंटाप मारा तो फिर पकड़ के बैठाया ऐसे, उसने ले जाके ज्यादा एंगल पे छोड़ दिया, टीचर फिर कंटाप मारता है, फिर उसने कम छोड़ा, फिर टीचर कंटाप मारता, उसको समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है, क्योंकि लॉजिक हम बता रहे हैं। जब आप ज्यादा एंगल पे हमारे पास कर रहे हो तो अप्रोक्सीमेशंस नहीं लगती, ठीक है। कराए एक्सपेरिमेंट किया है, हाँ, 9th में प्रैक्टिकल में किया होगा, बहुत सही, ठीक है। अब कईयों ने नहीं किया है, ठीक है, तो नहीं किया तो बाद में थप्पड़ खा लीजिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ, तो गरीब स्कूल कह रहा है, बेटा गरीब स्कूल नहीं है, ठीक है, वो तुम्हारी हरकतों की वजह से तुम्हें एक्सपेरिमेंट नहीं कराता। तुम जाओगे कहोगे यार ये देख हमारे पास लोहे की बॉल, जेब में रख के आ जाओगे, टीचर ढूंढ रहा वहां पे, तुम लेके घर चले गए, करोगे कुछ नहीं, उठा के फेंक दोगे, ठीक है। कुछ देर, थोड़ी देर तक अपने बैट पे स्ट्रोक्स बनाओगे कि भाई इससे आप छक्के मारूंगा मैं बहुत तगड़े तगड़े, ठीक है, फिर बोर हो गए, फिर फेंक दोगे, इसीलिए आपको स्कूल में नहीं होता, ठीक है। तो जब आप पेंडुलम को ज्यादा एंगल पे ले जाके छोड़ोगे तो वो ज्यादा एंगल का ऑसिलेशन करेगा। हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन वो ऑसिलेशंस होते हैं, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशंस वो ऑसिलेशन होते हैं इन विच द रीस्टोरिंग फोर्स, जिससे ये वापस आ रहा है, क्यों, क्योंकि जब आप इसको एंगल पे करोगे तो आपको भी पता है कि mg यहां पर है, ठीक है, mg यहां पर है, ये अगर मान लो थीटा एंगल था तो mg साइन थीटा, mg कॉस थीटा ऐसे आता। जो ये वापस ला रहा है, वापस जो ये यहां पर ला रहा है, दैट रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, माइनस एक्स कह सकता हूं, ठीक है, माइनस एक्स जब होगा तब वो हमारे पास SHM होगा। अभी मैं आ रहा हूं और डेप्थ में हम लोग बात करेंगे। रीस्टोरिंग फोर्स की बात करो क्योंकि ये हमारे पास घूम रहा है, या रीस्टोरिंग टॉर्क की बात करो, अब दोनों आने चाहिए निकालने। रीस्टोरिंग टॉर्क की बात करें, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, कितना एंगल आपने करा है, जब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है तभी हम लोग उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, ठीक है। हाँ बोलो भाई, what is x? X is x and theta is the displacement of body, displacement of body from mean position, from mean position, ठीक है। आप कितना उस मीन पोजीशन से, कितना उसके ओरिजिनल पोजीशन से कितना दूर ले जा रहे हैं। अगर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है, माइनस डायरेक्शन बताएगा, अगर आप एक्स को पॉजिटिव ले जा रहे हो तो वो वापस लगे, एक्स को नेगेटिव ले जा रहे हो तो इस साइड लगे, तो माइनस रीस्टोरिंग, जैसे स्प्रिंग के केस में बताया था, तो स्प्रिंग के केस में हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ही आता है। तो जब हमारे पास रीस्टोरिंग फोर्स या रीस्टोरिंग टॉर्क अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा होता है, दैट इज अ केस ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, दैट इज अ केस ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। हाँ, माइनस क्यों लगाया, रीस्टोरिंग की वजह से, ठीक है, माइनस क्यों लगाया, माइनस इज फॉर रीस्टोरिंग नेचर, रीस्टोरिंग नेचर, ठीक है, माइनस इज फॉर रीस्टोरिंग नेचर। मैं अभी और आता हूं, जरा ये समझना, हमारे पास किसी भी ऑसिलेशंस के लिए जब आप आगे जाओगे, आपके सिलेबस में ऑसिलेशन सिर्फ SHM का है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। कोई भी ऑसिलेशन के लिए जो वापस आने वाला फोर्स है, क्योंकि टू एंड फ्रो है तो वापस तो कोई लाएगा ना यार, रीस्टोरिंग फोर्स है, डायरेक्ट, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर n होता है, ठीक है। और n की वैल्यू हमारे पास ऑड होती है, ऑड इंटीजर्स, ठीक है, ऑड इंटीजर्स, n की वैल्यू 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे हो सकती है, ठीक है। हमारे लिए इफ n की वैल्यू हमारे पास 1 है तो हम लोग इसका सबसे सिंपल केस लेते हैं,
restoring force that is equal to directly proportional to minus x. This is a case of a simple harmonic motion. Simple harmonic motion. ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन. एक बच्चा पूछ रहा है अल्फा क्या है, ये आखिरी तक आते आते फ्यूज हो गया है. प्रोपोर्शनल. ठीक है, वाई नॉट इवन. अब आ रहा हूं, जरा ये समझना. हमारे पास पहले तो ये साइन का मतलब समझो ये क्या है, क्योंकि आप स्प्रिंग से सारी चीजों को समझ सकते हो. तो अगर मान लो मेरे पास स्प्रिंग ये ऐसे थी, ठीक है, एक हमारे पास स्प्रिंग ऐसे थी, स्प्रिंग कांस्टेंट के और मास n. ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैंने इस स्प्रिंग को इस पोजीशन से, ठीक है, अब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है, mg होगा, n होगा, कोई फोर्स नहीं है. अब मैं स्प्रिंग को यहां से x लेंथ ऐसे ले जाता हूं, तो इसके ऊपर स्प्रिंग, अगर आप ध्यान से देखें तो स्प्रिंग फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, दैट इज kx. हाँ या ना? पहले ये बताओ भाई, हाँ या ना? बोलो भाई. अरे हैप्पी न्यू ईयर भैया. हाँ, जल्दी से बताइए, अगर मैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को अगर मैं यहां से यहां खींच लूंगा तो स्प्रिंग फोर्स kx ऐसे लगाएगा. हाँ या ना? है ना? आपका x पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और जो फोर्स है, अगर आपका x पॉजिटिव है तो ये फोर्स माइनस kx हम लोग लिखते थे. माइनस kx मींस रीस्टोरिंग है, ये वापस ले जाने की कोशिश कर रहा है. यहां पर x पॉजिटिव है, लेकिन जो फोर्स लग रहा है वो नेगेटिव है. अगर मैं इसी स्प्रिंग को, ठीक है, इसी स्प्रिंग को यहां मीन पोजीशन से यहां कर देता, x अगर मेरा नेगेटिव होता, तो आपको भी पता है फोर्स इधर पॉजिटिव होना चाहिए. ठीक है, फोर्स इधर लगता था स्प्रिंग का, ठीक है, पॉजिटिव. तो x अगर नेगेटिव है तो फोर्स आपका पॉजिटिव है. तो ये साइन आपको क्या बता रहा है, जरा ध्यान से समझिए. ये आपको साइन क्या बता रहा है कि पार्टिकल व्हेन डिस्प्लेस्ड, पार्टिकल व्हेन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, डिस्प्लेस्ड, रीस्टोरिंग, जो वापस ला रहा फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स is always towards mean position, वो वापस ला रहा है. अगर x भी पॉजिटिव होता, जरा ध्यान से देखो, अगर x पॉजिटिव होता और फोर्स भी पॉजिटिव होता, x पॉजिटिव होता और फोर्स भी पॉजिटिव होता, ये इधर ही भाग जाता, कभी वापस आता ही नहीं, तो ऑसिलेशन ही नहीं होता. अगर x नेगेटिव है और फोर्स पॉजिटिव है, मींस अगर आप इधर ले जा रहे हो तो वापस इधर आना चाहता है, तो ये बार बार इसके अबाउट ऑसिलेट करेगा. ऑसिलेशन के लिए मेन कंडीशन तो यही है कि रीस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए. अदरवाइज पार्टिकल आप इसको खींच के नेगेटिव डायरेक्शन में लगाओगे, फोर्स इधर लगने लगा, ये इधर ही भाग जाएगा, वापिस कहां आएगा? हाँ या ना? हाँ, बात सही. ठीक है, हाँ सर, इसमें हम इनिशियली कंप्रेस्ड और इलोंगेटेड का केस लेते हैं. यस, आपके ऊपर है कि आप कहां से एसएचएम स्टार्ट करवाना चाहते हैं. ठीक है, हाँ, एनी डाउट? हाँ, रीस्टोरिंग नेचर. तो ये माइनस आपका क्या बता रहा है कि जो भी, अगर आपका x पॉजिटिव है, ये आपको बता रहा है, अगर आप x पॉजिटिव लोगे तो फोर्स नेगेटिव है, वापस लाएगा. अगर आपका x नेगेटिव है तो आपका फोर्स पॉजिटिव होगा, वो उस डायरेक्शन में ले जाएगा. ठीक है, अब हमारे पास यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपके लिए जो ऑसिलेशंस हैं, बस नाम है आपका ऑसिलेशंस चैप्टर, लेकिन हम लोग एक पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हैं. हमारे पास एक पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हैं, और यहां पर एक कंसेप्ट आता है न्यूट्रल पॉइंट्स का. ठीक है, जब आप हाई ऑर्डर में, मतलब हायर पढ़ोगे, तो आप देखोगे कि यहां पर जो ये इसका एक न्यूट्रल पॉइंट है, एक इसका न्यूट्रल पॉइंट है जिसके अबाउट ये ऑसिलेट कर रहा है. ठीक है, अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो कि हमारे पास दो न्यूट्रल पॉइंट्स हो, तो पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर सकता है. ठीक है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर सकता है. इधर गया, जैसे मान लो मैं ऐसे बनाता हूं, ठीक है, यहां से छोड़ा पार्टिकल को, पार्टिकल ऐसे गया, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे, दो न्यूट्रल पॉइंट्स है. तो हम लोगों ने पाया कि यहां पे जो पार्टिकल का रीस्टोरिंग फोर्स होता है
वो हमारे पास ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स पे जाता है। हम लोग सिंपल एक केस बात करेंगे कि पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट ही ऑसिलेट करे, ठीक है। तो उस केस में हम लोग इसी के लिए नाम होता है सिंपल मींस एन की वैल्यू 1, हार्मोनिक मींस ऑसिलेशन। हमारे लिए सिंपल ऑसिलेशन को हमें बात करना है जब x की पावर 1 होगी और रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। एनी डाउट? ठीक है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट तो बेटा डिफरेंशिएशन की वजह से है ना, डिफरेंशिएशन की वजह से, ठीक है। हाँ, एनी डाउट? न्यूट्रल पॉइंट मीन पोजीशन नहीं है। आर एक बार पढ़ाने दो ना यार, तुम जबरदस्ती डाउट बनाओगे तो नहीं समझ आएगा, पहले पढ़ाने दो। मैंने क्या बताया कि हमारे पास कुछ मोशंस पीरियोडिक होते हैं, कुछ मोशंस पीरियोडिक नहीं होते। जो पीरियोडिक ही नहीं उनका तो कोई टाइम ही नहीं है, तो हम लोग उनको तो छोड़ देते हैं। वो कब होंगे कब नहीं होंगे वो तो हमें हर बार अलग अलग से देखना पड़ेगा, राइट। अब हमारे पास कुछ ऐसे मोशन है जो हर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट हो रहे हैं, उनको हम लोग कहते हैं पीरियोडिक मोशन। तो जब हम लोगों ने पीरियोडिक मोशंस में देखा तो सर्कुलर मोशन भी एक पीरियोडिक मोशन था हमारे पास। एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑल्सो अ पीरियोडिक मोशन, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं अपने सर्कुलर पार्ट में, ठीक है, रोटेशन पार्ट में, ठीक है। अब हम लोगों ने देखा कि टू एंड फ्रो बार बार कहीं जाके पार्ट, सर्कुलर मोशन में कहीं रुक नहीं रहा था, वो अपना टाइम पीरियड कैसे फिक्स कर रहा था, बार बार एक पॉइंट को एक ही डायरेक्शन में वो आ रहा था। जैसे देखो इस पॉइंट की बात करो, ये ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया, कहीं भी पार्टिकल रुका नहीं। और जब हम लोग ऑसिलेशंस की बात करते हैं तो हम लोग बात कर रहे हैं टू एंड फ्रो मोशन की। किसकी बात कर रहे हैं? टू एंड फ्रो मींस पार्टिकल एक पॉइंट को गया, रुका, फिर वापस आया, फिर रुका, फिर वापस आया। तो ऐसे मोशंस को हम लोगों को कंसीडर करना है, दैट इज ऑसिलेशंस। अब ऑसिलेशंस हमारे पास हायर ऑर्डर्स की भी होती हैं, मींस हमारे पास जरूरी नहीं है कि हमारे पास ऑसिलेशन जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। हमारे पास डिपेंडिंग ऑन द न्यूट्रल पॉइंट जिनके अबाउट वो ऑसिलेशन करता है, जिनके अबाउट वो ऑसिलेशन करता है, उसमें हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स x की पावर 1, 3, 5, 7, 9 ऑड इंटीजर्स में पाई गई। तो हम लोग एक सिंपल केस पढ़ेंगे जहां पर x की पावर 1 के लिए हमारे पास केस आएगा, दैट इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन वेयर फोर्स, दिस इज अ कंडीशन जो आपको याद रखनी है, ठीक है, जहां पर रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। माइनस आपको बता रहा है रिस्टोरिंग नेचर, और ये x था हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। डिस्प्ले, अभी ये सारे वर्ड्स और आएंगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है, मीन पोजीशन। अब मैं आता हूं कि हमारे पास जरा यहां पर समझना, जब मैं पेंडुलम की बात कर रहा था, कहां गया वो बड़ा सा पेंडुलम बनाए थे ना, हाँ यहां पे लेता हूं। जब मैं पेंडुलम को छोटे एंगल पे फेंकूंगा, जरा ये समझना, दो केसेस ले रहा हूं, ठीक है। हमारे पास यहां पर अब एक बच्चे ने पूछा ना क्यूबिक क्यों ही आते हैं, तो पावर ऑड में ही मीकू, एक बच्चा पूछ रहा पावर ऑड में मी क्यों। अरे रुको ना यार, मीकू करना छोड़िए, पहले सुनिए, ठीक है, सुनिए रे। हाँ, एन क्या बता रहा है? एन कुछ नहीं बता रहा बेटा, दैट इज अ पावर ऑफ एक्स। अभी आ रहा हूं। अरे हमारा न्यू ईयर खराब मत करिए, सुनिए हमारी बात। वाई वी आर स्टडिंग ओनली एसएचएम। बेलुगा कैट, अबे बगुले जैसी शकल है तुम्हारी, एसएचएम समझ आएगा नहीं, हायर ऑर्डर समझ लोगे। अभी रुको 2 मिनट दो, अभी टाटा फिश पौ निकलेगा अभी, ठीक है। मान लो हमारे पास ये पेंडुलम एम मास का आप एक बड़े एंगल थीटा पर ले गए, ठीक है, आप बड़े एंगल थीटा पर ले गए, तो mg है ना, टेंशन जो आप हमें दे चुके हैं, ये अगर एंगल थीटा है, क्योंकि ये सर्कुलर पार्ट पे ऐसे जाएगा, तो हम किसको रिजॉल्व करेंगे? रेडियस और टेंजेंट के लॉन्ग, तो mg cos थीटा। अभी भागेंगे, देखना, अभी 2 मिनट दे दो, 2 मिनट दे दो, अभी देखना। नहीं सर ठीक है, पावर 3 हो 2 हो 100 हो, हमें क्या लेना देना सर, हमारा केस एसएचएम का, ठीक है। हाँ, तो mg cos थीटा यहां ले ले, ठीक है, और mg sin थीटा यहां ले ले,
अब मेरे को सोच के बताइए कि इसके लिए रीस्टोरिंग फोर्स कौन सा है? रीस्टोरिंग फोर्स कौन सा है? जल्दी से बताइए ना, बताइए। रीस्टोरिंग फोर्स कौन सा? mg साइन थीटा, ठीक है, mg साइन थीटा, ये है ना रीस्टोरिंग फोर्स, यही वापस ले जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप रीस्टोरिंग फोर्स, और जरा डायरेक्शन देखो, मैं इसको इस डायरेक्शन में लेके गया तो ये इधर लग रहा है, तो वापिस ही ला रहा है, वापिस ही ला रहा है, ठीक है। तो mg साइन थीटा आपका है। अब जरा ये सोच के बताना, साइन थीटा की आपको एक्सपेंशन याद है? साइन थीटा की एक्सपेंशन याद है? मैथ्स में होती थी, ऑल्दो ये फिजिक्स में जरूरत नहीं है। साइन थीटा की एक्सपेंशन याद है? क्या होती थी? नहीं कराया? जीरो होती है। -1 से 1 कह रहा है एक बच्चा, गूगल करिए, कुछ ऐसी आती है, थीटा माइनस थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल। रुको हम नेट से देख ले, वैसे हमारे को भी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। साइन थीटा की एक्सपेंशन जरा बताते हैं अभी। अब क्योंकि तुम जबरदस्ती अंगुली टेढ़ा कर रहे हो तो घी तो चिपकेगा ही, ठीक है। साइन थीटा एक्सपेंशन, फॉर्मूला कहां से आ गया? एक्सपेंशन साइन थीटा, फार्मूला नहीं, एक्सपेंशन, इमेजेस। हाँ सही लिखे हम वैसे, थीटा की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस थीटा की पावर 7 बाय 7 फैक्टोरियल, कुछ ऐसे चलता रहता है, ठीक है। हाँ अब जरा देखना, देख लिए सर, लीव दिस टॉपिक, नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। इज्जत पे आई है बात, अब हम बताएंगे आपको, रुकिए। तो एक्चुअली में साइन रीस्टोरिंग फोर्स जो आया आपको, अगर मैं लिखना चाहूं, रुकिए, हमने क्या बोला था? नहीं लीव नहीं, कोई छुट्टी नहीं। हमने क्या बोला था? फिजिक्स वाले आएंगे तो समझा तो देंगे, अब आपके ऊपर है मानना है, मान लीजिए, अदरवाइज कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा। तो हम लोग साइन थीटा का एक्सपेंशन अगर करें तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। अरे चलता जाएगा, हाँ सुनिए सुनिए सुनिए, लीव नहीं ना ना ना। अब जरा ये देखिए, हमारे पास इस थीटा, अगर मैं इसको एक्सपेंड कर दूं, ये फोर्स था, ये पावर्स कौन कौन सी आ रही है? 1, 3, 5, 7 ऑड के इंटीग्रल्स में आ रहा है। तो वही जब हम तुमको बता रहे थे, यहां पे x की जगह पर मैंने यहां पे बोला कि आपके लिए थीटा हो या फिर फोर्स हो, ठीक है। ये पावर जो आती है आपकी ऑड है, मींस ये क्या कह रहा है? मींस ये क्या कह रहा है? अगर आपका थीटा बड़ा है, बड़ा दही बड़ा नहीं रहे, बड़ा है, बड़ा वैल्यू है, तो आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, कैनॉट निगलेक्ट। तो रीस्टोरिंग फोर्स की अगर आप बात करें, रीस्टोरिंग फोर्स में सारा बवाल आएगा ऑड इंटीजर्स का। तो आप इसको जब छोड़ेंगे तो ये ऑसिलेशन करेगा, SHM नहीं हुआ, ये आपका आएगा ऑसिलेशन। लेकिन अगर मैं इस थीटा को स्मॉल कर दूं, थीटा बिल्कुल छोटा सा, आपको स्कूल में बताया भी गया होगा कि पेंडुलम के एक्सपेरिमेंट में बेटा 60 डिग्री नहीं, हल्का सा हिलाओ और हल्का सा ऑसिलेशन देखो। क्यों? क्योंकि जब आपका थीटा स्मॉल होएगा तो भैया उसका थीटा का क्यूब तो और स्मॉल, थीटा की पावर और स्मॉल, तो आप उस केस में इस सारे बवाल को हटा सकते हो। तो FR विल बी इक्वल टू mg थीटा। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? वाई एक्सपेंशन वाह रे वाह। साइन थीटा को ये लिख सकते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखते हो ना, वैसे ही है ये। अब आपको आता नहीं तो हम क्या करें? तो अगर हम लोग थीटा को स्मॉल लेते हैं तो हम लोग इन चीजों को निगलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑसिलेशन का एक बहुत ही सिंपल केस हमारे पास आता है, विच इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। क्योंकि सिंप्लीफाई कराना हम लोगों ने, सिंपल हार्मोनिक मोशन।
पावर 1। बोले वाह क्या सीन है। ओके, सचिन सर ने क्यों नहीं पढ़ाया बेटा? वो तो या तो हो सकता है आपके सिलेबस में अभी ना हो, 12th में आएगा। ठीक है, हाँ, तो प्रूफ कीजिए। तो प्रूफ ही तो है ये। जब हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं, जब हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं तो इंटीग्रल, ऑड इंटीग्रल की पावर्स आती हैं। आपको अभी इसी में मौत आ जाएगी। तो हम लोग एक इसका पर्टिकुलर केस करते हैं वेयर ऑसिलेशंस, हमारे पास एंगल इतना कम है, या फिर आप बोलो कि रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट के अगर आ जाए तो हमारे पास एक सिंपल केस है, दैट इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब हम लोग पावर 1 वाले को ही अपने कंसीडरेशन में लेते हैं और इनको निग्लेक्ट कर देते हैं, तो ये जो ऑसिलेशन है, ये जो ऑसिलेशन है, एक छोटा सा ऑसिलेशन बनता है जिसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। बोलो यार, हाँ, ठीक है। तो ये है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, हाँ, अब ये मैं मिटाऊंगा नहीं, जिनको चाहिए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताना बेटा, हमारे पास ऑल ऑसिलेशंस आर एसएचएम, ऑल ऑसिलेशंस आर एसएचएम, ट्रू और फॉल्स। आज पोल करवाना था, लेकिन पता है हुआ है वो, उसके लिए एक डिफरेंट ऐप है टीचर्स के लिए जिसमें से हम पोल करवा सकते हैं। वो मेरा नंबर रजिस्टर नहीं हो रहा, तो मोस्टली 1-2 क्लास में हमारा पोल स्टार्ट हो जाएगा। बोले जितनी भी ऑसिलेशन है सारी की सारी एसएचएम होती है। फॉल्स यार, फॉल्स। अगर मैं एंगल, अभी तो मैंने आपको बताया, अगर आप एंगल बड़ा कर दोगे तो ये ऑसिलेशन तो है, लेकिन ये एसएचएम नहीं है। एसएचएम हमारे पास जब पावर 1 होगी तभी होएगा। These are called higher order oscillations। क्या कहते हैं इनको? हायर ऑर्डर ऑसिलेशन, जो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ सिंपल केस एक हार्मोनिक मोशन का पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल एसएचएम्स आर ऑसिलेशंस, ट्रू और फॉल्स? बताओ भाई, ट्रू और फॉल्स? सेकंड स्टेटमेंट, हाँ, जितनी भी एसएचएम्स होंगे वो ऑसिलेशंस होंगे। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि एक एसएचएम एक ऑसिलेशन का एक पर्टिकुलर केस होता है, दैट इज ट्रू। ठीक है, ऑल एसएचएम्स आर पीरियोडिक, ऑल एसएचएम्स या ऑल ऑसिलेशंस, देखो पहले, ऑल ऑसिलेशंस आर पीरियोडिक। और आइडियल केसेस की ही बात कर रहा हूं, ये नहीं कि सर हवा चल गई, ये हो गया, वो हो गया, वो अलग बात है। ऑल ऑसिलेशंस आर पीरियोडिक, ट्रू। ठीक है, ट्रू। ठीक है, आइडियल केस की ही बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ऑल पीरियोडिक मोशन आर ऑसिलेशंस, ऑल पीरियोडिक मोशंस आर ऑसिलेशन। क्या जितने भी पीरियोडिक मोशन होते हैं सारे के सारे ऑसिलेशन होते हैं? फॉल्स। सर्कुलर मोशन भी तो था। ऑसिलेशन में हमारे पास पार्टिकल को रुकना पड़ता है, ट्रू और फॉल्स वाले टाइप से ना, मतलब एक जगह रुकेगा, फिर जो टू एंड फ्रो वाला पार्ट से ना। सर्कुलर मोशन में ऐसा नहीं था। ऑल पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेशंस, फॉल्स। आप समझ पा रहे हैं ये चीज? क्या है इतना दिमाग है? दिमाग है इतना? हाँ, चलिए, कुछ तो कुछ समझ आया थोड़ा बहुत। ठीक है, तो हमारे पास ये था एसएचएम का भी बेसिक्स। अब इंपॉर्टेंट टर्म आती है, सर मीन पोजीशन क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स क्या है? तुम्हारा बस चले तो भैया नोच खाओ पहले ही, समझाने ही ना दो। ठीक है, हाँ, एनी डाउट? पहले बोलो यार, कोई डाउट क्या है? बोलो भाई, कोई डाउट? ओके, ठीक है, बहुत सही। चलो अब जरा समझना है, कुछ टर्म्स आते हैं। मीन पोजीशन, हमारे पास दैट पॉइंट एट विच फोर्स ऑन पार्टिकल इज जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स ऑन पार्टिकल इज जीरो, दैट इज अवर मीन पोजीशन। कहने का मतलब जो हमें मेन जरूरत पड़ेगी, पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम आएगा,
ठीक है, तो हमारे पास जब ये पेंडुलम बिल्कुल नीचे होता है, ठीक है, इस पोजीशन में इसका mg और टेंशन, ठीक है, इस टाइप से ओरिजिनल स्टेट की अगर मैं बात करूं तो T इक्वल टू mg है, तो ये जो पोजीशन है दिस इज आवर मीन पोजीशन, दिस इज आवर मीन पोजीशन। ऐसा पॉइंट ऑसिलेशन से पहले जहां पे नेट फोर्स 0 है दैट इज कॉल्ड आवर मीन पोजीशन। ठीक है, यहां पर मैं ऐसे ले लेता हूं एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ठीक है, हमारे पास यहां पर m मास का ब्लॉक, अगर ये नेचुरल लेंथ पर है, नेचुरल लेंथ पर, तो दिस विल बी आवर मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। जहां पर पार्टिकल ऑसिलेट करने से पहले उस पर नेट फोर्स 0 था, दैट विल बी आवर मीन पोजीशन। एनी डाउट? सौर एसीसी तो होता है, ये क्या है? बिफोर ऑसिलेशन लिख देता हूं, कुछ बच्चे ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ लिए हैं। ऑसिलेशन स्टार्ट होने से पहले जहां पर उस पे नेट फोर्स था 0, दैट इज मीन पोजीशन। एनी डाउट? नो डाउट। छोटी छोटी चीजें समझनी है। रीस्टोरिंग फोर्स, हमारे पास द कंपोनेंट ऑफ फोर्स हो सकता है पूरा पूरा फोर्स, या हो सकता है उसका एक कंपोनेंट ऑफ फोर्स, द कंपोनेंट ऑफ फोर्स which brings the body, which brings the body back, brings the body back to its mean position, to its mean position, ठीक है, to its mean position, उसको हम लोग कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। जैसे हमारे पास स्प्रिंग के केस में, स्प्रिंग के केस में, ठीक है, हमारे पास स्प्रिंग के केस में ये था नेचुरल लेंथ जहां पे ब्लॉक पड़ा हुआ था, ठीक है। अगर मैं इसको यहां से एक्स लेंथ इधर ले जाता हूं तो स्प्रिंग का फोर्स ऐसे आएगा, दिस इज अवर रीस्टोरिंग फोर्स, जो इसको वापस मीन पोजीशन की तरफ लाता है, दैट इज अवर रीस्टोरिंग फोर्स। एनी डाउट? हाँ यारा, हाँ बहुत सही बेटा। छोटी छोटी चीजें करते रहोगे, मैं बता रहा हूं बहुत आसान है टॉपिक। जबरदस्ती आप कॉम्प्लिकेट करना चाहोगे तो आपको डर बैठ जाएगा mg sin थीटा से, और वो इसलिए बैठा गया क्योंकि आपने ज्यादा दिमाग लगा लिया। पहले बेसिक समझो, ठीक है। एनी डाउट? कोई स्ट्रेस पॉइंट तो नहीं है? हाँ, कोई स्ट्रेस पॉइंट तो नहीं है? हाँ, मीन पोजीशन वो पॉइंट है जहां से आप डिस्प्लेस करके आप रखोगे तो ये बार बार वहीं आने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, वहां पे नेट फोर्स हमारे पास 0 है। और ऑब्वियस सी बात है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट तो ऑसिलेशन आप करा नहीं पाओगे। स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारे पास ये है, यहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है जहां पर पार्टिकल वापस जाना चाहता है। एनी डाउट? हाँ, पीई फास्ट, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, अब जरा समझना एम्पलीट्यूड क्या होता है, ठीक है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अब ये आपने ना सब पढ़ा हुआ है 9वीं क्लास में, लेकिन आपको याद ही नहीं होगा। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इन आइदर डायरेक्शन, मीन पोजीशन इन आइदर डायरेक्शन, इन आइदर डायरेक्शन, इन आइदर डायरेक्शन, उसको कहते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। नाम से पता लग रहा है 9वीं क्लास में भी सिखाया जाता था एम्पलीट्यूड, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया क्योंकि 9वीं क्लास में आप चाहते थे कि मैं फेल हूं, ठीक है, लेकिन आप प्रमोट हो गए, बच गए। तो आइए, एम्पलीट्यूड मतलब जैसे हमारे पास एक पेंडुलम है, अगर आप इसको यहां पे ले जाते हैं तो ये प्लस ए पॉजिटिव डायरेक्शन मान रहे हैं, ये कितना एंगल गया या कितना डिस्टेंस गया, फिर ये यहां से यहां पर आएगा तो ये इधर कितना गया, तो दिस इज अवर एम्पलीट्यूड। आप एंगुलर एम्पलीट्यूड के भी टर्म में बात कर सकते हैं, एंगल के टर्म में कितना एंगल यहां पर गया और कितना एंगल यहां पर गया, मैक्सिमम कितना एंगल ये अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होता है, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एनी डाउट? एम्पलीट्यूड का सिंबल ए से डिनोट करते हैं हम लोग, जनरली ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। मीन पोजीशन से, हाँ साउंड वेव में था,
कुछ कुछ धुंधला धुंधला याद आ रहा, बेब्स में था 9th में, यस ठीक है बेटा। हाँ सृजल नहोरा, सर मीन का मतलब क्या होता है प्लीज बता दिया, आई एम वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड। बेटा दोनों चीजें अलग अलग हैं, ठीक है। मीन मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहां पर फोर्स जीरो है, जहां पर फोर्स जीरो है बिफोर ऑसिलेशन, अभी कुछ स्टार्ट नहीं हुआ। अगर मान लो एक पेंडुलम है तो ये यहीं जाकर रुकेगा, इसका जो वजन है वो टेंशन से बराबर होगा, है ना। ये पॉइंट है इसके लिए मीन पॉइंट। अगर मैं इसको मीन पॉइंट से हटा के छोड़ दूं, किधर जाना चाहेगा, उधर ही जाना चाहेगा। क्यों? क्योंकि एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये बार 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 करके वहीं जाना चाहेगा। तो मीन पोजीशन क्या है, जहां पर नेट फोर्स जीरो है, दैट विल बी अवर मीन पॉइंट। हाँ या ना? एटॉमिक स्ट्रक्चर में था एम्पलीट्यूड, ठीक है। हाँ एम्पलीट्यूड, जैसे मान लो अब हमारे पास ये स्प्रिंग ब्लॉक, अभी हॉरिजॉन्टल बना रहा हूं, जैसे स्प्रिंग वर्टिकल होगी आधों को मौत आ जाएगी। जरा ध्यान से देखना, हमारे पास स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये स्प्रिंग था, ये नेचुरल लेंथ था। अगर मैं इस ब्लॉक को यहां पर ले जाता हूं, ठीक है, मैं इसको खींच के यहां तक ले गया, ये था मीन पोजीशन जहां पे नेट फोर्स जीरो था। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसको यहां से इतना दूर ले गया तो ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया, क्योंकि ये इतने ही दूर पे जितना इधर है उतना ही इधर जाएगा, ऐसे दोनों साइड का ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना रख सकता है, दैट विल बी अवर एम्पलीट्यूड। ये प्लस ए लोगे तो इसको आप माइनस ए लेके चलोगे। एनी डाउट? हाँ या ना? अरे ठीक है भैया, कुणाल वर्सेस आईआईटी, मोटू हैप्पी न्यू ईयर कह रहा, और ईयर की स्पेलिंग देख लो, EAR। अरे यार ठीक है, कहां कहां के बच्चे आ गए, ठीक है। हाँ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन नाम से ही पता लग रहा होगा, टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट, टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन, फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन, ठीक है, इज कॉल्ड टाइम पीरियड, इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है, इज कॉल्ड टाइम पीरियड। मतलब वो पार्टिकल एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लेता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। जैसे मान लो बेटा एक पेंडुलम था, मैं उसको मीन पोजीशन से यहां पे ले गया और छोड़ दिया, तो आपको भी पता है क्या होगा, वो यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां गया, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां गया, पूरा नहीं हुआ, फिर वापस आएगा और फिर यहां। तो जो ये पूरा टाइम इसने लिया है, दैट विल बी टोटल टाइम टेकन इज टी, टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड टाइम पीरियड टी, ठीक है, इज कॉल्ड टाइम पीरियड टी। एनी डाउट? श्रेयांश शर्मा, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ भी मतलब नाम सुन लिया है तो बोले जा रहा है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। अरे बाप रे बाप बेटा, जब आएगा ना लैग्रेंजियंस ट्रांसफॉर्मेशन, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, असली में तब पता लगेगा, ठीक है। हाँ बोलो भाई। SHM इज लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन नहीं बोला बेटा जकी राज। SHM इज हमारे पास सिंपल केस ऑफ ऑसिलेशन इन विच रीस्टोरिंग फोर्स या फिर रीस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x या फिर -θ। क्योंकि ऑसिलेशंस में जो डिस्प्लेसमेंट जो आप मीन पोजीशन से x लेंथ पे लेके गए हो, जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है वो ऑड पावर्स पे डिपेंड करता है, x, x3, x5, x7। तो जब हम लोग सिंपल केस लेते हैं, जब डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है, तो हमारे पास जो ऑसिलेशन होता है उसको हम लोग अपना SHM कहते हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है। ड्रॉपर इन क्लास, नाम से भी सही कह रहे हैं, ड्रॉपर ही होगा, ठीक है। कैन आई स्टार्ट फ्रॉम हियर, एक बच्चा अभी भी पूछ रहा है। बेटा अब तो सिलेबस खत्म हो गया, अब क्या स्टार्ट करेगा तू? मुझे तो बस वो दिन देखना है जब हम लोग वेव स्टार्ट करें और एक बच्चा बोले आई हैव अ बैकलॉग ऑफ होल कंप्लीट फिजिक्स, कैन आई स्टार्ट दिस चैप्टर फ्रॉम हियर, इज दिस रिलेटेड टू द अदर चैप्टर्स। मैं चाहता हूं, वो देखना चाहता हूं कि कोई अपना करियर को सामने प्रूव कर रहा है कि बस मैं खत्म हूं, ठीक है भाई, खत्म हो गया, अब तू क्या स्टार्ट कर रहा है? खत्म हो गया, आखिरी हाथी निकल गया, पूछ है ये,
हाथी निकल गया है, पूंछ, आप पूंछ को देख के कह रहे हैं ये क्या है, इसको देखा जाए क्या? हा? ठीक है। अब आइए, आइए अब जरा देखा जाए तो टाइप ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास कौन कौन से हैं? वन इज कॉल्ड लीनियर एसएचएम एंड वन इज कॉल्ड एंगुलर एसएचएम। ठीक है। बोलो भाई, हंस का है, सच है। आखिरी चैप्टर में आके कह रहा है क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूं? तो हंसी तो आएगी यार, है ना। अब आइए लीनियर एसएचएम एंड एंगुलर एसएचएम। अब मैंने आपसे पहले कुछ कुछ चीजें सोचने के लिए आपको मजबूर करूंगा। ठीक है, हमारे पास ध्यान से सुनना, अगर मान लो इस बार मेरे पास स्प्रिंग ऐसे थी, ठीक है, सोच के बताना, हमारे पास इस बार ऐसे थी, ठीक है, और मैंने स्प्रिंग के साथ m मास का ब्लॉक को कनेक्ट कर दिया है ऐसे। ठीक है, अभी ये हमारे पास नेचुरल लेंथ पर है। ठीक है, अभी जिनको अब मीन पोजीशन पता लगेगा, सब चीजें पता लगेंगी। ठीक है, ये हमारे लिए नेचुरल लेंथ है, दिस इज अवर नेचुरल लेंथ। अब जरा सोचना, हमारे पास इस ब्लॉक को अगर मैं धीरे 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 करके नीचे छोड़ दूंगा तो ये x कितना नीचे आएगा? बोलो भाई, ये x कितना नीचे आएगा? आपको ये सोच के बताना है, जल्दी से बताइए। अगर मैं इसको धीरे 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 करके नीचे ले आऊं तो ये x हमारे पास कितना नीचे आएगा? जल्दी से ये सोच के बताइए, जल्दी से ये सोच के बताइए। बहुत सही यार, mg/k, वेरी गुड वेरी गुड। अगर मैं धीरे धीरे करके ले आऊंगा, इक्विलिब्रियम के केस में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम वाले क्वेश्चंस में ना आधे बच्चे परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी मैं बेसिक्स क्लियर कर रहा हूं, कुछ कुछ चीजें बता रहा हूं, ये दोबारा आएंगी, ध्यान सुनना। हमारे पास ये एक ऐसी पोजीशन पर जाके रुकेगा mg इधर, और मान लो ये x लेंथ नीचे गया था यहां से। ठीक है, ये हमारे लिए x लेंथ नीचे गया था, तो स्प्रिंग फोर्स अंदर ऊपर की डायरेक्शन में kx ऐसे, ये होगा इसका मीन पोजीशन। मैंने क्या बोलता है, मीन पोजीशन आपको निकालना आना चाहिए जहां पर नेट फोर्स 0 होगा। ठीक है, अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो ये यहां ऑसिलेट नहीं करेगा। कुछ बच्चे सोचते हैं यही ऑसिलेट करेगा। अरे चच्चा, पहले ये मीन पोजीशन निकाली जाती है। मीन पोजीशन वो था जहां पे नेट फोर्स 0 था, तो mg इक्वल टू kx। ठीक है, mg इक्वल टू kx, x इक्वल टू mg/k। ये हमारे पास मीन पोजीशन होगा। पहले बताइए, यस, वर्क में ऐसा कराया था, इसीलिए तो कराया था कि यहां पर दिमाग लग जाए। अब जरा देखते हैं कौन कौन पकड़ पाएगा। क्या आपको यहां तक समझ आया? अगर मैं धीरे धीरे ला 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 यहीं पे रुका रहे। हाँ या ना? हाँ या ना? क्या ये ऑसिलेशन करेगा? बोलिए सर, आप तो बोले रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, तो क्या ये करेगा? नहीं, अभी नहीं करेगा। बोलो भाई, है ना। अब ये यहां पे रुका हुआ है। अब मैं इसको थपड़िया दूं, 2 सेंटीमीटर नीचे जाइए, मीन पोजीशन है, इसके अबाउट ऑसिलेशन होगा। अगर मैं इसको खींच के 2 सेंटीमीटर और छोड़ दूंगा, यहां से अगर मैं 2 सेंटीमीटर इधर खींच के छोड़ दिया तो ये बनेगा इसका एम्पलीट्यूड। ध्यान से सुनो, एम्पलीट्यूड क्या था? ये नहीं एम्पलीट्यूड सर, ये है एम्पलीट्यूड। अरे एम्पलीट्यूड था मीन पोजीशन से आपका पार्टिकल कितना दूर तक जाएगा, दैट इज आवर एम्पलीट्यूड। तो अगर मैं इसको खींच के यहां पे छोड़ दूंगा 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है, इस दोनों के अबाउट, इसके अबाउट ऐसे 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 यहां ऑसिलेट करेगा। तो दिस विल बी 2 सेंटीमीटर अबव एंड 2 सेंटीमीटर बिलो, तो दिस विल बी आवर एम्पलीट्यूड। ये ए और ये भी ए ऐसे होगा। हाँ या ना? यस। अगर मैं धीरे 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 करके ले आऊंगा तो नहीं होगा ऑसिलेशन। हमारे पास ऑसिलेशन कब होता है? ध्यान से सुनो, ये नहीं कि सर रिस्टोरिंग फोर्स kx होना चाहिए। रिस्टोरिंग फोर्स कहां से आया?
रीस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन से आया, अभी कोई रीस्टोरिंग फोर्स नहीं है चच्चा है? सर आप तो बोले कि स्प्रिंग में रीस्टोरिंग फोर्स है। यस, ये अपनी नेचुरल लेंथ को लेना चाहता है, लेकिन ऑसिलेशन के लिए नेचुरल लेंथ मैटर नहीं कर रहा। ऑसिलेशन के लिए या एसएचएम के लिए नेचुरल लेंथ मैटर नहीं कर रहा, वो मैटर कर रहा है कि आप मीन पोजीशन से उसको थपड़िया है या नहीं। अब ये यहां पे रुका हुआ है, नहीं करेगा। इसके अबाउट अगर मैं इसको खींच दूं, इसके अबाउट अगर मैं इसको खींच दूं या ऊपर छोड़ दूं, तो ये यहां पर ऑसिलेशन करेगा। तो ऑसिलेशन विल ऑलवेज बी अबाउट द मीन पोजीशन, आपको निकालना आना चाहिए। अगर मैं इसको 2 सेंटीमीटर नीचे ले जाके छोड़ूंगा तो ये 2 सेंटीमीटर ऐसे करके ऑसिलेट करेगा, नीचे भी और ऊपर भी, नीचे भी और ऊपर भी, ये इसके एम्पलीट्यूड बनेंगे। हाँ या ना, हाँ या ना। स्लोली मीन्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। यस, mgx विल बी इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर। वेरी गुड, ठीक है, हाँ या ना। ओके, अब जरा देखना, अगर मान लो मैं इसको सडनली रिलीज करता, सडनली, तो आपको याद है वो कितना नीचे जाता था? अगर मैं इसको सडनली रिलीज कर दूं तो ये कितना नीचे जाता था, याद आ रहा है? सोच के बताओ। अगर मैं इसको सडनली रिलीज कर दूं तो ये कितना नीचे जाता था, याद आ रहा है? बहुत सही, 2mg/k। ठीक है, अगर मैं इसको सडनली रिलीज कर दूंगा तो ये mg/k था, यहां पर mg/k, ये इधर तक जाके रुकेगा। ठीक है, ये वाला लेंथ था mg/k और ये वाला लेंथ एक और आएगा हमारे पास। ठीक है, ये रहा, और हमारे पास एक ये रहा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, हम लोग जब छोड़ेंगे तो mg/k, यहां पे ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से ये कितना आगे गया, ये पूरा लेंथ आपने बताया सर दिस विल बी 2mg/k। 2mg/k मींस यहां पर ये वाला लेंथ mg/k, और ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, और यहां पर ये mg/k। क्या आप मेरे को सोच के बता सकते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा? बहुत सही, नेहा मौर्य ने बहुत सही बताया, बहुत सही यार, वेरी गुड। इस बार एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा? एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन, मैं दिखाऊंगा आपको। भाई जब हम लोग इक्विलिब्रियम में करते हैं तो kx इक्वल टू mg करोगे ये, और अगर आप सडनली इंक्रीज कर दो, छोड़ दोगे, तो यहां तक आते आते वेलोसिटी अटेन कर लेगा, रुकेगा नहीं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास और आगे जाके फिर रुकेगा, हम लोगों ने बहुत बार करा भी हुआ है। बहुत सही, दिस विल बी योर एम्पलीट्यूड। इस बार ये हमारे पास ऐसे और ऐसे इतना इतना ऑसिलेट करेगा, इतना इतना ऑसिलेट करेगा। पहले इसके अबाउट, हमेशा ऑसिलेशन मीन पोजीशन के अबाउट होता है, तो ये ऐसे ऑसिलेट करेगा, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो सर ये सारी नौटंकी आप यहां पे क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, यहां पे mg और n बराबर थे, स्प्रिंग फोर्स नहीं लग रहा है, नेट फोर्स 0 ये है, तो इसके लिए मीन पोजीशन ये। यहां से अगर मैं 2 सेंटीमीटर खींचूंगा तो ये 2 सेंटीमीटर ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, ये ऐसे ऐसे हमारे पास ऑसिलेट करेगा। तो यहां पर हमारे को इतनी एनालिसिस नहीं करनी, यहां पर आपकी एनालिसिस थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए। एनी डाउट? हाँ बोलो भाई, एनी डाउट? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। ओके, तो ये था हमारे पास। अब 2 टाइप के एसएचएम्स हैं जिनके बारे में हमें बात करना है। वन इज कॉल्ड लीनियर एसएचएम। ठीक है, लीनियर एसएचएम इन विच oscillation is along a line, ठीक है, एक लाइन के अलोंग, जैसे ये स्प्रिंग वाला केस लिया, वो भी हमारे पास लीनियर एसएचएम है। ऑसिलेशन इज अलोंग अ लाइन, दैट इज कॉल्ड लीनियर एसएचएम। याद रखना आप, रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x इसके लिए। अब पता है गलती क्या होती है? Restoring force is calculated from mean position, आधे बच्चे मीन पोजीशन नहीं निकाल पाते। Calculated from mean position, ठीक है। X is displacement of body from mean position,
ये सारी चीजें मीन पोजीशन से है, और मीन पोजीशन मैंने आपको बता दिया जहां पर नेट फोर्स 0 होगा दैट विल बी आवर मीन पोजीशन। माइनस रिप्रेजेंट डायरेक्शन, माइनस रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एंगुलर एसएचएम जैसे पेंडुलम का केस था, जैसे ये हमारे पास स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ठीक है, यहां पर ऑसिलेशन ऐसे ऐसे होगा तो ये लीनियर एसएचएम, वर्टिकल में होगा लीनियर एसएचएम। ठीक है, एंगुलर एसएचएम पेंडुलम का केस आएगा हमारे पास ऐसे, जहां पर हमारे पास ऐसे ऑसिलेशन होगा। ठीक है, हम लोग यहां पे एंगुलर एसएचएम की बात करेंगे। ठीक है, when oscillation is about a mean point, when oscillation is angular about mean point, ठीक है, मीन पॉइंट वो होता है एंगुलर एसएचएम। ठीक है, यहां पे फोर्स की जगह पर आप टॉर्क यूज करेंगे, टॉर्क रीस्टोरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। सेम कंसेप्ट अब मैं धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आप समझ पाएंगे। पहले ये देखना है फोर्स के क्वेश्चन कब करूंगा, हमारे पास फोर्स के क्वेश्चन आप तब करोगे जब लीनियर एसएचएम होगा। अगर एंगल है तो रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली, जितना आप एंगल लेके जाएंगे टॉर्क उतना ही हमारे पास ज्यादा होगा। एनी डाउट? हाँ या ना? वेज का क्या लिख रहा है? माइनस रिप्रेजेंट ऑल्सो डिनोट्स एक्सेलरेशन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एक्सेलरेशन नहीं होगा आपका। ठीक है, ए विल बी 0। अभी आ रहे हैं, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन मत पढ़ो। ठीक है, अभी आ रहे हैं, बोलो भाई। नो डाउट? ओके, हैप्पी न्यू ईयर बेटा, हैप्पी न्यू ईयर। ओके, अब नेसेसरी कंडीशन मैं आपको बता चुका हूं कि कोई भी एसएचएम हमारे पास कैसे डिफाइन किया गया। नेसेसरी कंडीशन हमारे पास रीस्टोरिंग फोर्स शुड बी डायरेक्टली, रीस्टोरिंग फोर्स आपको निकालना आना चाहिए, शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ठीक है, और रीस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है, अगर एंगुलर एसएचएम है तो रीस्टोरिंग टॉर्क दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। ठीक है, और ये थीटा और एक्स फ्रॉम दी मीन पोजीशन है। ठीक है, एनी डाउट? टॉर्क क्या आ रहे भैया, आ रहे? अरे ओ n इक्वल टू 1, बोर हो गए भाई, नया जोक बनाएंगे, अभी तेरे पे बना दूंगा, जिंदगी झंड हो जाएगी। ठीक है, पढ़ ले पहले, पता लगे n इक्वल टू 1 तुम्हारे मार्क्स ही आए। ठीक है, बोलो भाई। जब फोर्स नहीं तो एक्सेलरेशन कैसा? हाँ, आओ जरा यहां पर ध्यान से सुनो। ये जो मीन पोजीशन है, जब ये यहां पर आएगा तो इसके दोनों फोर्सेस इस डायरेक्शन में होंगे, है ना। मीन पोजीशन में टी और एम जी इधर है, यहां पर हमारे पास नेट फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन नहीं होगा। अभी 2 मिनट रुक जाओ, अभी सारी खुजली मिटा दूंगा तुम्हारी। 2 मिनट रुक जाओ बस। ठीक है, एफ रिस्टोरिंग कैसे निकालेंगे? एफ रिस्टोरिंग निकालने के लिए पहला चीज, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, ड्रॉ एफबीडी, फाइंड मीन पोजीशन, फाइंड मीन पोजीशन। ठीक है, फाइंड मीन पोजीशन। ओके, डिस्प्लेस द पार्टिकल बाय एक्स, डिस्प्लेस पार्टिकल बाय एक्स। ठीक है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स, फाइंड कंपोनेंट, अभी सब सारी स्ट्रेटेजी बताऊंगा ना यार क्वेश्चन में। फाइंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स, अभी समझ ही नहीं आएगा आधो को तो। फाइंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच ब्रिंग्स द बॉडी बैक, विच ब्रिंग बैक द बॉडी। अब अंग्रेजी देख लेना, आगे पीछे लिखना है जो भी लिखना है, ब्रिंग द बॉडी बैक या ब्रिंग बैक द बॉडी, जो भी सही लगे। ठीक है, हाँ या ना? सर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपके सिलेबस में। आइए, इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ये एक बहुत सुंदर सी चीज है। ठीक है, एक एसएचएम की इक्वेशन क्या है? जैसे अगर मैं मान लो कहता हूं y इक्वल टू 3x प्लस 4 है, तो आपको क्या समझ आता है यहां से?
आपको यहां से क्या समझ आता है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। y इक्वल टू 3x+4, आपको यहां से क्या समझ आता है? एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ना, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, क्योंकि हाँ एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अभी आपको पता है, इसमें आपको डाउट नहीं आएगा, ठीक है। बल्कि कोई आके ये बोल दे कि ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो तुम तो बेटा राशन पानी लेके चढ़ जाओ उस बंदे पे, ठीक है। और अगर मान लो वो बंदा तेज निकला, तुम्हें पपलू बना के प्रूव कर गया कि ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो फिर तुम अपना राशन पानी उठाओगे और मैथ्स वाले सर पे चढ़ जाओगे, तुम तो मान लोगे। तो अब जो मैं बताने वाला हूं, ज्यादा राशन पानी अपने पास ही रखिए, हमारे ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमारे पास एक एसएचएम की इक्वेशन होती क्या है, यही फोर्स, जो रीस्टोरिंग फोर्स था, दैट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, ठीक है, दैट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। और अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी हटा दूं तो F इज इक्वल टू -kx, ये k इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है, k इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ओके। फोर्स को मैं m इंटू a इज इक्वल टू -kx लिख सकता हूं। और आपको भी पता है, a को मैं ऐसे लिख दूं तो कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। अब कुछ का रहेगा सर ये इक्वेशन कैसे आई, अभी आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं, ठीक है। ये आ गया, और a को मैं लिख सकता हूं d²x बाय dt² इक्वल टू -k/m इंटू x, ठीक है। इसको इधर ले जाते हैं, तो d²x बाय dt² प्लस ω² या प्लस k/m इंटू x इक्वल टू 0। हम लोग k/m को एक टर्म लेते हैं ω², ठीक है। तो d²x बाय dt² प्लस ω²x इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन होती है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ω² ही क्यों लिया, मेरे को पता है, मेरे को तो पता है क्यों लिया, लेकिन आपको नहीं पता, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। सर ये तो इक्वेशन नहीं है, तो बड़ा अजीब सा दिख रहा है, यस, क्योंकि आपने अभी पूरी मैथ्स नहीं पढ़ी है, ठीक है, आपने पूरी मैथ्स नहीं पढ़ी है। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं। तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम, एक एसएचएम को की अगर इक्वेशन है तो वो ऐसे लिखी जाती है कुछ नहीं, जो कंडीशन था उसी को प्रोपोर्शनलिटी हटा के -kx करा, a को हम लोग f को ma रखा, a -k/mx, a को d डबल, ये तो पता है ना, a dv/dt होता है, v dx/dt, तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन को a रख लिया, इसको इस साइड ले आए, तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। हाँ क्या हुआ, y/m इक्वल टू ω², बिकॉज अब आपको इसके रूट निकालने, ठीक है। हम लोग इस एसएचएम की इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, अब आपने स्कूल में किन किन ने ये पढ़ लिया कि एक एसएचएम को ऐसे लिखते हैं, x इक्वल टू a sin ωt और y इक्वल टू a cos ωt। किस किस को ये पता है कि ऐसे लिखा जाता है एसएचएम को? हाँ आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं। किस किस ने सुन लिया है एसएचएम में a sin ωt या a cos ωt कुछ ऐसा होता है, स्कूल में सुना है ना, ठीक है। जिन्होंने नहीं सुना सुन लोगे अगर स्कूल में सुनोगे। और वहां पे क्या बताते हैं, क्योंकि जो एसएचएम, जरा प्रोसेस सुनना, दोनों से रिजल्ट सेम आ रहा है, लेकिन स्कूल में क्या समझाते हैं, जो एसएचएम होता है वो पीरियोडिक होता है, ठीक है, वो बार बार रिपीट करता है। तो हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए था, सुनो जरा स्टेटमेंट, जनरली इसको इस तरीके से भी बोला जाता है, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, वो भी इंटरप्रिटेशन सही है, लेकिन मैं उस तरीके से पढ़ा रहा हूं जिस तरीके से ये होता है। एसएचएम हमारे पास पीरियोडिक है, मींस ये टाइम के साथ हमारे पास रिपीट करने वाला रिपीटेटिव फंक्शन चाहिए था, जिससे हम लोग एक पार्टिकल अगर एसएचएम में है तो वो चल कैसे रहा है वो आपको पता लगे। तो उन्होंने मैथ्स वालों से पूछा, तो मैथ्स वालों ने कहा x इक्वल टू a sin ωt ले लो या a cos ωt ले लो, क्योंकि जो साइनोसाइडल फंक्शन होता है वो भी पीरियोडिक होता है, जो कॉस का फंक्शन ये बार बार रिपीट करता है, कॉस का फंक्शन बार बार रिपीट करता है, तो आप इसको ले लीजिए,
और आप बोलोगे हाँ बात तो सही है। अब कुछ बच्चे, अच्छे बच्चों के दिमाग में ये डाउट आता है, और मैंने पढ़ा पढ़ा के देखा है कि सर आपने सिर्फ साइन और कॉस ही क्यों लिया, मैथ्स में क्या सिर्फ और सिर्फ, मैथ्स में क्या सिर्फ और सिर्फ यही दो ऐसे इकलौते फंक्शन हैं जो पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये बार बार रिपीट होते हैं, क्या हमारे मैथ्स में कोई और पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है? ठीक है सर, ऑसिलेशन का टाइम पीरियड हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यस, हम लोग हमारे सिलेबस में वो कांस्टेंट रहेगा। आखिरी में हम लोग डैम्ड ऑसिलेशन पढ़ेंगे जहां पे टाइम पीरियड कम होगा, लेकिन आइडियल केस में कांस्टेंट रहेगा, राइट? ठीक है, हाँ, यस यस, और भी है, लेकिन आप कहीं पे स्कूल में जाके टीचर के लॉजिक से ही करना, स्कूल में जाके कह दो सर मैं तो a tan ओमेगा t लूंगा, टीचर कहेगा tan इनफाइनाइट हो जाता है, पार्टिकल इन्फिनिटी पे नहीं जाएगा, तुम कहोगे हम सोचे थे सर हम काट का ले लेंगे, ठीक है, a काट ओमेगा t ले लेंगे। बेटा tan नो डाउट रिपीटेटिव ग्राफ होता है, थोड़ी बहुत मैथ्स हमें भी अगर याद आ रही हो तो ऐसा होता था, ये डिफाइंड नहीं होता। पार्टिकल, अगर आप कह रहे हो ये पार्टिकल का पोजीशन है टाइम के साथ, तो किसी टाइम पर पार्टिकल चला ही गया, आप टाइम पीरियड लेके घड़ी लेके बैठे हो, कहां गया रे, तो मतलब अभी तो हम यही देखे थे, हाँ बेटा, इसीलिए टेन और उसको नहीं लेते क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इनफाइनाइट या फिर डिफाइंड नहीं होता, पार्टिकल गया। तो आपको स्कूल में ये बताया जाएगा, ठीक है, क्या जगह बताया जाएगा कि हमारे पास दो ही ऐसे पीरियोडिक मोशंस जो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी और x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी हमारे पास पीरियोडिक मोशन या एसएचएम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में अच्छे बच्चों के लिए मैं बताऊं तो ऐसा कुछ भी नहीं। अब जरा समझना, ठीक है, जरा ये समझना कि हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ एन एसएचएम, ये एक इक्वेशन है एसएचएम की, इसके रूट, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ठीक है। जब आप मैथ्स में अगले साल ही 12th में ही अगर आपके भाई बहन है, ठीक है, हाँ, अगर आपके भाई बहन जो 12वीं में है तो आप उनको ये चीज दिखाइए और पूछिए भैया ये आपने कहीं पढ़ा है क्या, और अगर आपको वहीं से पता लग जाएगा भैया पढ़ रहे हैं या सिर्फ मटर गश्ती चोंच लड़ा रहे हैं कहीं ऐप में, ठीक है, अगर उन्होंने पढ़ा है तो वो कहेंगे हाँ यार ये तो मैंने कहीं देखा देखा सा लग रहा है, मैथ्स में ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन के रूट लिखने हमें सिखाए गए। मैथ्स में आपको बताया जाएगा कि इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है, तो वो बताएंगे आपको कि हाँ यार इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, उसमें आप रूट, अब इसके जो सॉल्यूशन है उसको ऐसे लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक एसएचएम की जो इक्वेशन है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका एक सॉल्व करने का तरीका है जो आपके सिलेबस में फिजिक्स में तो कतई नहीं है, मैथ्स में है, वो भी 12वीं में, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन ऑफ एसएचएम है। हम लोग अब इसके बारे में बात करेंगे कि हम कैसे डिसाइड करें कि एसएचएम में जो पार्टिकल चल रहा है वो कैसे रिप्रेजेंट करा जाए, ठीक है। तो अब जो मेरे को आपको दिखाना था, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम से पहले जो इक्वेशन ऑफ एसएचएम है, अभी आपको याद रखनी है इक्वेशन जो एसएचएम की है ऑफ एसएचएम, और ये कहां से आई आपको मैं पूरी स्टोरी बताते हुए आ रहा हूं, जरा ये देख लो, ठीक है, ये स्टोरी कहां से स्टार्ट हुई, यहां से स्टार्ट हुई, रीस्टोरिंग फोर्स साइन थीटा, जब मैंने कहा ये पावर्स में ऑड में जाता है, लेकिन हम लोगों के केस में हायर पावर्स के केसेस नहीं है, हमारे केस में सिंपल हार्मोनिक मोशन है जहां पे पावर हम लोग डिफ्लेक्शन थीटा की वैल्यू स्मॉल रखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो वहां से आई इक्वेशन, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। फिर वहां से हम लोग करते करते अपना एक इक्वेशन ये पे बना के ले आए कि हमारे पास इक्वेशन ये आई, ठीक है। तो मैं इक्वेशन ऑफ एसएचएम जो लिख रहा हूं दैट इज डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। सर ओमेगा स्क्वायर ही क्यों लिया, क्योंकि जब आप 12वीं में जाएंगे तो आपके लिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका आएगा जहां पे ये एक कांस्टेंट का ऐसा लिखा होगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने का एक तरीका आपको बताया। क्या हो रहा है, ये हैंग हो गया क्या, हाँ, सी एक्स इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करने का एक तरीका इन मैथ्स आएगा, लेकिन वो हमें जरूरत नहीं है, हम लोग इसका अलग तरीका देखेंगे, ठीक है। इफ x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी है तो क्या, या ए साइन ओमेगा टी है, क्या ये एक एसएचएम को रिप्रेजेंट कर सकता है, कैन इट रिप्रेजेंट एसएचएम? तो मैं आपसे जाने से पहले, अरे क्या लिखे जा रहे हो यार, ठीक है,
हाँ, जिसको छुट्टी चाहिए जाओ ना यार, जाओ ना, पकड़ के थोड़ना बैठे हैं, ठीक है, बाद में रिकॉर्डेड देख लेना, जाओ। छोड़ो, पढ़ने वाले बच्चों के लिए रैंक छोड़ो, छोड़ो, नया साल है, पहली क्लास है, तो कुछ अच्छा काम कर दो, पढ़ने वाले बच्चों के लिए रैंक छोड़ दो यार, ठीक है। अब जरा यहां पर ध्यान से सुनिए, आपको ये इसको सॉल्व करके आता है, इसको ही सॉल्व करके आता है, क्योंकि अब हमारा मेथड सॉल्व करने वाला अभी फिजिक्स में नहीं है, मैं डायरेक्टली कह रहा हूं क्या ये एसएचएम को रिप्रेजेंट कर सकता है। कैन एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी रिप्रेजेंट एसएचएम? क्या ये एक पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है उसकी पोजीशन ए साइन ओमेगा टी लेना सही है? तो अब मैं आपसे पूछता हूं, मान लो मेरे पास y इक्वल टू 2x प्लस 3 है और मैंने पूछा इज 1,1 ऑन दी लाइन, क्या 1,1 इस लाइन पे लाई करता है, हाँ या ना? सोच के बताइए, सोच के बताइए, सोच के बताइए, क्या 1,1 इसको इस लाइन के ऊपर लाई करता है? नहीं। कैसे करते थे? आप इसमें सब्स्टिट्यूट करते थे और अगर LHS और RHS मैच कर गया तो वो उस लाइन पे लाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, राइट? मैथ्स में आपने ये चीज सीखी है, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने क्या कहा कि क्या ये एक एसएचएम को रिप्रेजेंट कर सकता है, तो आप इसको सेटिस्फाई करा के देखेंगे। दिस इज एन इक्वेशन जस्ट लाइक स्ट्रेट लाइन, 1,1 आपके लिए पॉइंट है और वो जो इक्वेशन थी ये थी। तो अब मैं इसको चेक करूंगा, ठीक है। जरा ये देखो, x अगर a साइन ओमेगा टी है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं बेटा, जिनको स्कूल लेवल में पढ़ेंगे उनको बस यही लगेगा एसएचएम को साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी से ही लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। जरा ये देखना, dx बाई dt अगर मैं करूं तो ये आ जाएगा a साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी और चेन रूल से यहां पर ओमेगा और आएगा। अगर मैं डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर एक और बार डिफरेंशिएशन करूं तो कॉस का माइनस साइन, तो ए ओमेगा साइन ओमेगा टी और अंदर का डिफरेंशिएशन से ये आ जाएगा। मैं अब जरा इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं, ठीक है। डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स एक एसएचएम के लिए होती है। दिस इज अ इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ये एक एसएचएम के लिए वैलिड है। तो मैंने उठा के रखा यहां पर, यह आएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या थी, ए साइन ओमेगा टी। ये तो जीरो ही आ जाएगा, कट गया। तो हम कह सकते हैं कि यस एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी एक एसएचएम की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसीलिए ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होता है, इसीलिए आप बुक्स में भी देखोगे तो कहेंगे अ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी या फिर ए कॉस ओमेगा टी। क्या सर कॉस भी हो सकता है, ए कॉस ओमेगा टी भी हो सकता है? जरा चेक कर लो। तो dx बाई dt अगर आप करोगे तो यह आ जाएगा बेटा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और अगर आप डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर अगर आप कर लोगे तो यह आ जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। अब जरा आप इक्वेशन में रख लीजिए, जो इक्वेशन ऑफ एसएचएम थी डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, अगर मैं रखूं तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी ये आ गया, प्लस ओमेगा स्क्वायर ऑफ एक्स हमारे पास एक्स इक्वल टू, ठीक है, एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी ये आ गया। जरा चेक करके देखो, ये भी 0 आ रहा है, तो ये भी हमारे पास एक एसएचएम को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी एक एसएचएम को रिप्रेजेंट करेगा। एनी डाउट? व्हाट इज ए? ए इज गोइंग टू बी द एम्पलीट्यूड। अभी मैं आ रहा हूं भाई, धीरे धीरे करेंगे, एसएचएम इतने प्यार से करेंगे, आपका बेसिक्स क्लियर, ठीक है। नहीं तो मैं बता सकता था एक एसएचएम रिपीटेटिव फंक्शन है, मैं टाइम की वैल्यू डाल डाल के दिखा सकता था ये रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इक्वेशन से हम लोग सीख रहे हैं पहले, सेटिस्फाई कर रहा है। अब कई बच्चों को रहेगा कि सर x इक्वल टू ए टेन ओमेगा टी अगर हो तो, ठीक है, टेन ओमेगा टी आप कर लो, सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये हमारे पास एसएचएम रिप्रेजेंट नहीं करता। एक अच्छा सा क्वेश्चन दिखाता हूं अच्छी सी बुक का, ठीक है।
हमारे पास क्या x इक्वल टू ए ई रेस टू पावर आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया ई रेस टू पावर आयोटा ओमेगा टी, क्या ये एसएचएम को रिप्रेजेंट करता है? अब जिन लोगों ने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक जेई ने टच नहीं करा है, ठीक है, जिन लोगों ने सिर्फ यही पढ़ा है कि x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी ही एसएचएम को रिप्रेजेंट करता है, वो कहेंगे ये क्या है, नहीं करता, क्योंकि हमारे पास एसएचएम को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो साइन में होना चाहिए या तो कॉस में होना चाहिए। लेकिन आप कैसे चेक करेंगे? आपको एक जनरल फंक्शन दे दिया, वी नो इक्वेशन ऑफ एसएचएम, वी नो इक्वेशन ऑफ एसएचएम, एक एसएचएम की जो इक्वेशन होती है बेटा, दैट इज डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, ये होती है, ठीक है। तो अगर मेरे पास x इक्वल टू ए ई रेस टू पावर आयोटा ओमेगा टी है, तो मैं dx बाय dt अगर कर दूं, तो जरा ये देखो, a एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन तो वही रहेगा आयोटा ओमेगा टी, और यहां पर आ जाएगा इनटू आयोटा ओमेगा, चेन रूल करोगे, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू ए, इसका एक और बार डिफरेंशिएशन करोगे तो ई रेस टू पावर आयोटा ओमेगा टी ऐसी रहेगा, आयोटा ओमेगा एक और आएगा तो आयोटा ओमेगा का स्क्वायर, तो आयोटा का स्क्वायर -1, तो ये कितना आएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर ई रेस टू पावर आयोटा ओमेगा टी। अगर मैं उसको उठा के यहां रख दूं तो जरा ये देखना, डी स्क्वायर ये आया था माइनस ए ओमेगा स्क्वायर ई रेस टू पावर आयोटा ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर ऑफ एक्स, एक्स था ए ई रेस टू पावर आयोटा ओमेगा टी, ये सेटिस्फाई कर गया और हेंस इट कैन रिप्रेजेंट एसएचएम, ये एक एसएचएम को रिप्रेजेंट कर सकता है, कर रहा है, ठीक है। तो अब जिन बच्चों को ये दिमाग में डाउट आता कि सर x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी या ए कॉस ओमेगा टी ही हमारे पास, क्या इतने सारे मैथमेटिकल फंक्शंस में से क्या हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही दो फंक्शंस हैं जो एक एसएचएम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आंसर इज नो, आंसर इज नो, देयर आर अदर फंक्शंस एज वेल which can represent an SHM, ये भी SHM की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी रिप्रेजेंट करता है। जब आप बीटेक के फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो आपका एक टॉपिक आएगा पार्टिकल इन अ बॉक्स, ठीक है, बहुत स्टैंडर्ड सा डेरिवेशन है पार्टिकल इन अ बॉक्स, जहां पे आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी फंक्शन से चीजों को कैलकुलेट आउट करेंगे। तब आपको मेरा, जो अच्छे बच्चे होंगे, तब आपको मेरा एक वर्ड याद आएगा कि वहां पर हमारे पास फंक्शंस आप आयोटा ए ई रेस टू पावर आयोटा ओमेगा टी के टर्म्स में लेंगे, क्योंकि वहां पर ये भी एसएचएम को रिप्रेजेंट करता है, वहां के लिए फंक्शंस बनता है। जब आपकी मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन स्ट्रांग होगी तो आप इन फंक्शंस को भी ले सकते हैं अपने एसएचएम के लिए। बट हम लोग 11th क्लास में एक बहुत सिंपल केस पढ़ने वाले हैं, एक हमारे पास हार्मोनिक मोशन ऑसिलेशन का बेसिकली, ठीक है, इन विच वी विल टेक x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी या फिर a cos omega t only our functions, but that does not mean there are no other functions which can represent an SHM. There are hundreds and thousands of equations which can directly represent an SHM, right? क्या आपको समझ आया? ठीक है, हाँ। तो कोई भी आपसे पूछे क्या ये SHM को रिप्रेजेंट कर सकता है, आपके पास इक्वेशन है, सेटिस्फाई कर गया तो कर सकता है, सिंपल सी बात, ठीक है, सिंपल सी बात। ओके, तो देयर आर अदर फंक्शंस एज वेल, जो आप इस टाइप का फंक्शन आप यूज करेंगे अपने बीटेक के फर्स्ट ईयर में आएगा, आपको जो अच्छे से पढ़ के जाएगा उसको रिलेट होगा। अच्छा, वहां पे पता है क्या है, वहां के प्रोफेसर नहीं बताएंगे, वहां के प्रोफेसर बोलेंगे कि ये पार्टिकल जो है बॉक्स में एसएचएम में है या फिर ऑसिलेशन में है, उसकी इक्वेशन ये है। अब आप सोचते रहोगे यार ये कहां से आ गया, ये कहां से होता है, अब आपको समझ नहीं आएगा, आप रटोगे, ठीक है। हमने अपने टाइम पे रटा था, पढ़ाने के समय पता लगा कि एक्चुअली में ये इसलिए लिया गया था क्योंकि ये इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था, सिंपल। और ये प्रोफेसर ने हमें बताई नहीं, पूछने के बाद हमारे ऊपर से डांट और लगा दी, तुम्हें ये भी नहीं पता। तो आपको ये बेसिक्स यहीं पे क्लियर करने हैं, ठीक है, ओके बेटा, यस। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब हमारे पास आपके दिमाग में ये बात मैंने क्लियर कर दी है, आई होप कि हमारे पास एसएचएम को रिप्रेजेंट करने के लिए जरूरी नहीं है कि साइन और कॉस हो, लेकिन हम लोग अपने सिलेबस के लिए साइन और कॉस को ही यूज करेंगे, ठीक है। तो अब जिन बच्चों को डाउट था सर ये ओमेगा क्या है, सर ये ओमेगा क्या है, सब आएगा।
सर ये ए क्या है, ये एम्पलीट्यूड क्यों है, ये भी आएगा। तो कल जो हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है वेडनेसडे की, हम लोग और डेप्थ में जाएंगे, ठीक है, और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कुछ कुछ चीजें रहेंगी, ग्राफ्स रहेंगे। तो प्लीज आप तैयार करके अपना रिवाइज करके आइएगा, ठीक है। तो ओके, अरे भाई थकावट हो गई अचानक, हैं सॉन्ग कह रहा। ना रा ना 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 रा ना 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 रा ना 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 ना, जाना मैंने अब है माना मैंने, हाँ है तेरे लिए अब ये जिंदगी। ना रा ना रा ना ना रा ना 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 ना, जाना मैंने अब है माना मैंने, हाँ है तेरे लिए अब ये जिंदगी। जो भी है ये छोटा सा ही सही, मेरे दिल का जहां अब है तेरे लिए। अब कहूँ मैं क्या, है अल्फाज नहीं, तेरी याद थी, तेरी याद जो बन गई है मेरी जिंदगी। तेरा साथ ही, तेरा साथ ही अब तो है मेरी हर खुशी, मेरी हर खुशी। तू ही ना रा ना रा ना ना रा ना 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 रा ना ना रा ना। यहाँ गया मैं तो वहां गया, हाँ ना देखा कहीं तुम सा हसी। तुम जो मिलो देखूं ना सारा जहां, हाँ भुला दूं मैं यहाँ सभी। अब कहूँ मैं क्या, है अल्फाज नहीं, तेरी याद थी, तेरी याद जो बन गई है मेरी जिंदगी। तेरा साथ ही, तेरा साथ ही अब तो है मेरी हर खुशी, मेरी हर खुशी। तू ही। भाई गला बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है। तुम हमारे से ना बेटा, कितने रुपए का बैच था ये, 3000 रुपए का, ठीक है। पैसा वापस लेंगे अब, ठीक है। बहुत काम करवाए हो बेटा हमसे। चले कोई नहीं, कोई नहीं, जी ले तुम अपना जिंदगी। पहला दिन था, ठीक है, पहला दिन 3000 देखो 999 गिना दी अपना, 1 रुपए। हाँ बेटा 3000 रुपए नहीं, देखो देख रहे हो एक एक रुपए गिना रहा आपने, मैंने कह दिया 3000 तो कह रहा 3999 रुपए दिए हैं ठीक है बेटा, ये 999 रुपए का ना तुम मनोरंजन ले गए हमारा, ठीक है। 3000 रुपए का ही था हाँ चलेगा। तो अगली क्लास में मिलेंगे हम लोग, सिंपल हार्मोनिक मोशन यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। प्लीज रिवाइज करके आइएगा, ठीक है, प्लीज रिवाइज करके आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।